नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही ज़बरदस्त सेशन हमने पिछले हफ्ते किया। बेसिकली बहुत लोगों के बहुत क्वेश्चंस होते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग को लेकर, शायद आपके भी हों। बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, एडवांस क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चन स्टूपिड होते हैं, लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, क्या मैं ये कर सकता हूँ। इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर आपको जनरली किसी वीडियो में नहीं मिलते, तो हमने एक सेशन किया आस्क मी एनीथिंग, जिसको 170 लोगों से ज़्यादा ने ज्वाइन किया। और उस सेशन में लोगों ने अपने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जो कि वीडियोज़ में नहीं मिलते। तो काफ़ी हद तक उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। मैं ये नहीं कहता कि मेरे को सारे क्वेश्चंस के आंसर पता है, पर फिर भी जो भी मेरा लिमिटेड एक्सपीरियंस था उसके बेस पर मैंने लोगों को आंसर दिया। तो काफ़ी अच्छा वो सेशन रहा, लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी अप्रिशिएट किया। उन्होंने बोला कि सर इस वीडियो को आप थोड़ा यूट्यूब पे भी डाल देना, जिससे कि हम बाद में भी इसको रेफर कर सकें और लोगों को भी हेल्प मिल सके, आप जैसे लोगों को भी हेल्प मिल सके। तो इसीलिए उस पूरी के पूरी वीडियो को मैं इस यूट्यूब पर डाल रहा हूँ। तो दोस्तों, आइडिया बिल्कुल सिंपल है कि ये सेशन अटेंड करके आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी, आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग की जर्नी थोड़ी और आसान बन जाए तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं तो फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त हूँ ही। और दोस्तों, अगर आपको भी नेक्स्ट टाइम ये सेशन अटेंड करना है या ऑप्शंस ट्रेडिंग का, ऑप्शन सेलर्स का व्हाट्सएप ग्रुप फ्री में ज्वाइन करना है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म है उस फॉर्म को भर दीजिए, लिंक को क्लिक कर दीजिए, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे। डिस्क्लेमर सबसे पहले दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। ये वीडियो केवल ट्रेनिंग और एजुकेशन पर्पस के लिए है। और आप तो जानते हैं कि 90% से ज़्यादा लोग डेरिवेटिव ट्रेडिंग में पैसा अपना लूज करते हैं। पटना सर। अच्छा, पटना से हो? यस सर, यस सर। एक्चुअली मैं आईओसीएल में हूँ सर, इंडियन ऑयल में। ओके, ग्रेट ग्रेट। आपका कुछ क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन करना है? नहीं सर, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कि आप सर मंथली जो आईसी वाला है उसमें अपने एडजस्टमेंट का बहुत अच्छा बताया था। तो उसको तो हम लोग फॉलो करते हैं। अच्छा, रिटर्न 20 महीने में मेरे को जनरेट हुआ है, 2% 2.5% के अराउंड में जनरेट हुआ है। लेकिन वीकली जो आईसी धारा में सर, आपने लास्ट वीडियो में जो आपने समझाया था कि उसका एडजस्टमेंट मैं जल्दी ही वीडियो लेके आऊंगा, तो थोड़ा सर उसके बारे में थोड़ा हम लोग को इनलाइट करते तो ज्यादा अच्छा रहता। हाँ, एक सेकेंड में अपना कैमरा ठीक कर। आईसी धारा का एडजस्टमेंट, आई थिंक सबसे ज्यादा क्वेश्चन वही आता है मेरे को। एक, मैं जस्ट रिमूव माय वर्चुअल बैकग्राउंड में भी। हाँ, तो आईसी धारा का एडजस्टमेंट, प्रकाश, और किसका ये क्वेश्चन है आईसी धारा का एडजस्टमेंट? कई लोगों का ये क्वेश्चन रहता है। सर मेरा क्वेश्चन है। आशीष, आशीष आप कहाँ से हो? सर मैं उड़ीसा से हूँ। अच्छा। हाँ, तो सर अभी फुल टाइम ट्रेडिंग करता हूँ सर। अभी ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, अभी पोजीशन। सर मेरा ये डाउट है आईसी धारा में, जो सर आप मंथली में जो एडजस्टमेंट होता है, तो 70% 60% उसका कुछ मतलब कैलकुलेशन का थोड़ा डाउट है। अगर उसको हम लोग वीकली करेंगे, मतलब हमको जनरली मिडिल में ही रखना है, जो ये अपना रिस्क के लिए। जो जब ये होता है, मान लीजिए एक बार सडन मूवमेंट हो गया 1-2 दिन में या 3 दिन में, जैसे अगर वन साइड मूवमेंट, तब उसी पोजीशन में सर कैसे मतलब हैंडल करेंगे वो वाला? क्योंकि वो तो ब्लू लाइन कर्व जो है वो पूरा स्टिप हो जाएगा, ये हो जाएगा, इंक्लाइंड हो जाएगा, तो मैक्सिमम लॉस उसमें दिखाएगा। उसी समय कैसे सर थोड़ा उसका। और वीकली में सर मैं जो कर रहा हूँ, वीकली में थोड़ा सर बताएंगे तो बढ़िया रहेगा। वीकली का कैसे मतलब ये करेंगे? वीकली में तो प्रॉब्लम है क्योंकि प्रीमियम तो कम मिलेगा, वही एडजस्टमेंट में फ्रीक्वेंट होना पड़ेगा, पर वीकली में थोड़ा ज्यादा डिके भी हो सकता है, इसलिए। करेक्ट करेक्ट। तो चलिए, 2 लोग का हो गया, प्रकाश, आशीष। और किसी का आईसी धारा को लेके क्वेश्चन है? और आपका जो एडजस्टमेंट सर बताया वो बहुत बढ़िया लगा मेरे को। और मैं बहुत कंफ्यूजन था एक्चुअली। जनरली मैं वही कैलेंडर करता था, वही मतलब क्लासिक कैलेंडर, और उसमें मैं देखा कि ये अच्छा है। देखिए, हर स्ट्रेटजी कौन सी एडजस्टमेंट किस पीरियड में करनी चाहिए, ये क्या चीज होता है, ये एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम, मतलब नंबर ऑफ एडजस्टमेंट होती है। नंबर ऑफ एडजस्टमेंट, लॉस कम करने के लिए कौन सी एडजस्टमेंट करें, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए तो समझ आता है, लेकिन जब लॉस पोजीशन दिख रही हो उसमें कौन से मतलब एडजस्टमेंट बेस्ट रहती है किस सिचुएशन में, वो डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ अगर हो पाए तो।
तो वो आप केवल वो किसी पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के लिए पूछ रहे हो कि कोई भी स्ट्रेटेजी के लिए या आईसी धारा के ऐसी धारा के लिए सर लिए? ओके कोई पोजीशन बहुत ज्यादा लॉस में चलेगी आपकी कॉल साइड या पुट साइड। ठीक है। कीर्ति आप कहाँ से हो? सर मैं राजपुरा हूँ, नियर चंडीगढ़, पंजाब में। अच्छा आपने मेरे को 1-on-1 मैसेज भेजा था क्या आज जी सर। कि दिल्ली चंडीगढ़ आओ तो बताना वो वाला? जी सर। ओके ऑलराइट। तो चलिए 2-3 लोगों के आईसी धारा को लेके क्वेश्चन हो गए। और कुछ एनीबॉडी? क्योंकि थोड़ा मतलब कंबाइन ही कर दूंगा मैं सबको आईसी धारा, क्योंकि तो मुझे थोड़ा फंड को लेके कंफ्यूजन है कि आप 50% 70% डिप्लॉयड रखना है, 30% आपको सेफ साइड रखना है, अगर एक्स्ट्रा लेग्स ओपन करने हो, वो थोड़ा सा है। ओके अच्छा सर, अगर मैं अपना हूँ, मैं सबसे ज्यादा दूर का बेचता हूँ जितना पॉसिबल हो सके। मैं HDFC में ट्रेडिंग करता हूँ, तो उसमें भी फेब का पॉसिबल है, तो मैं फेब की पोजीशन बना के रखी है मैंने। ओके तो चलिए कुछ क्वेश्चंस मिल गए, यहीं से शुरू करता हूं मैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहली बात तो ये है कि क्या पहले मैं थोड़ा सा ना, जो लोग इस कॉल में आईसी धारा को इतने अच्छे से नहीं जानते, कुछ लोग तो होंगे ही ऐसे, उनके लिए 4 लाइनों में आईसी धारा बता देता हूँ क्या है। बेसिकली जैसे आप सब लोग जानते ही हो कि मैं ट्रेडिंग तो मैं पूरी आयन कॉन्डोर में करता हूँ, राइट। तो एक्चुअली में इसकी शुरुआत ऐसी हुई थी कि एक यूट्यूब चैनल वाले पॉडकास्टर है, उन्होंने बोला कि आप अपना एक, जैसे लोग बोलते हैं ना पॉडकास्ट में इंटरव्यू लेते हैं, तो बोले आप अपना एक इंटरव्यू दो हमें और ये बताओ कि आपकी कोर स्ट्रेटेजी क्या है। तो मैंने कोर स्ट्रेटेजी तो मेरी आयन कॉन्डोर ही है, लेकिन उन्होंने बोला कि अच्छा उसके डिटेल में थोड़ा बताना कि कैसे करते हो। तो उस दिन मैंने सोचा कि एक्चुअली में मैं कैसे करता हूँ, तो मेरे को रियलाइजेशन हुआ, जो कि एक्चुअली कई लोग करते हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, कई लोग क्या करते हैं कि वो आईसी धारा मतलब कि कहीं थोड़ा म्यूट पे ही रखोगे, इतना ज्यादा म्यूट पे रख के कैमरा ऑन रखोगे उतना अच्छा रहेगा, राइट। क्योंकि फाइनली मेरे को तो कैमरे वाले लोग दिखते हैं, राइट, जो कैमरा में नहीं हो तो मैं देख नहीं सकता। तो ओके, करमवीर चौधरी भी कैमरे पे आ गए, राजेश जी, खालिद, ध्यानेश, रतीश, सत्यव्रता, ऑलराइट, अमित कुमार, संतोष, मंजू, अभिमन्यु, गुड यार, गुड टू सी इतने सारे लोग कैमरा पे आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है किसी से बात कर रहे हो, राइट, कैमरे पे आते हैं तो। हाँ, तो कमिंग बैक, तो मैंने एक्चुअली मैं चाहता तो और जो छोटी मोटी स्ट्रेटेजीज ट्राई करता हूँ उनके बारे में बात कर सकता था, लेकिन मेरे को रियलाइजेशन हुआ जब मैं अपना 90% पैसा मेरा आयन कॉन्डोर में ही लगता है, तो बात मेरे को उसी की करनी चाहिए। और मैंने अपना पूरी की पूरी हिस्ट्री उठा के देखी कि किस तरह से मैं ट्रेडिंग करता हूँ, तो मेरे को रियलाइज हुआ कि अधिकतर मेरे 3 एक्सपायरीज के आयन कॉन्डोर खुले रहते हैं निफ्टी में। 3 के कभी कभी 4 के भी खुल जाते हैं, बट 3 के अधिकतर खुले रहते हैं। तो मतलब एक तरह से मैं, अगर मैं अभी भी अपना अकाउंट खोल के आपको दिखाऊं तो आपको दिखेगा कम से कम 3 एक्सपायरी के आयन कॉन्डोर खुले, मंथ एंड की एक्सपायरी होगी और नियरेस्ट 2 एक्सपायरीज होगी या मंथ के बाद की होगी। तो इसीलिए मैंने उसको आईसी धारा नाम दिया, क्योंकि परपेचुअली मैं 3 एक्सपायरीज में आयन कॉन्डोर खोल के चलता हूँ। और मेरे को नाम काफी ज्यादा सही भी लगा कि क्योंकि हम हमेशा मैं इसी में ट्रेड करता हूँ। तो ये है मेरी आईसी धारा। अब जनरली होता क्या है कि जैसे आपने मेरा, आप में से कितने लोगों ने मेरा इस मंथ की ट्रेडिंग वाला वीडियो देखा है, या कुछ लोगों ने देखा ही होगा ना, राइट, नवंबर की ट्रेडिंग का वीडियो है ना, करमवीर ने देखा है, काफी लोगों ने देखा है। तो उसमें मैंने जैसे एक नया डेटा पॉइंट ऐड किया कि एक्सपायरी बाय एक्सपायरी मेरा कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है ना, कि किस एक्सपायरी में। अब वो मान लीजिए 15 नवंबर की एक्सपायरी थी, आई डोंट नो 15 को थी या नहीं थी, मान लीजिए 15 नवंबर को एक्सपायरी थी, तो मोस्ट लाइकली 15 नवंबर की एक्सपायरी का मैंने बनाना शुरू कर दिया होगा पोजीशंस उससे 2 हफ्ते पहले, है ना, 10-12 मतलब 1 या 2 नवंबर में, एंड ऑफ अक्टूबर में। और कोशिश मैं ये करता हूँ कि एक्सपायरी डे आते आते मैं उस पोजीशन को काफी कम कर दूं अनलेस उसमें फंस गया हो। तो उसमें मैंने ये एनालिसिस की, एक्चुअली मेरे पास पूरे के पूरे साल की एनालिसिस है, बाय एक्सपायरी डेट, कितना मेरा प्रॉफिट है, कितना मेरा लॉस है। तो मेरी एक्सेल शीट में बहुत ज्यादा डेटा है वो। तो इस तरह से मेरा कैपिटल एलोकेशन जनरली क्या होता है कि 50 to 60% मेरा मंथ की एक्सपायरीज में लगता है। उसमें निफ्टी की एक्सपायरी होगी, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो गई, और
स्टॉक्स की एक्सपायरीज हो गई वेरियस स्टॉक्स की, और बाकी 20% के करीब मेरा अगली 2 एक्सपायरीज में लगता है निफ्टी की, राइट। जैसे अभी 2 तारीख को है, फिर 9 तारीख को है, 16 तारीख को। तो 16 तारीख के मैंने पोजीशंस बनाने शुरू कर दी है, राइट। दूसरे अकाउंट में की, इस वाले में भी नहीं किया, वो भी कर दूंगा। तो इस तरह से मेरा पूरा का पूरा सेटअप चलता है। अब क्वेश्चंस लोगों का बहुत ज्यादा ये आता है, जैसे अच्छा एक तो क्वेश्चन था कृष्णा का, फंड का क्वेश्चन था कि कितना रखना है ना, कृष्णा कुछ इस तरह का क्वेश्चन था, कृष्णा इज नॉट ऑन कैमरा। और उसके अलावा एडजस्टमेंट को लेके सभी के क्वेश्चंस थे। तो देखो एडजस्टमेंट का आईसी धारा को लेके क्या है कि अब 2 तरह से इसके एडजस्टमेंट आप सोच सकते हो। एक तो पूरा आईसी धारा लेवल एडजस्टमेंट, ठीक है ना, कि पूरी आईसी धारा में आप कैसे एडजस्ट कर रहे हो। दूसरा एडजस्टमेंट का तरीका हो गया कि आप इंडिविजुअल एक्सपायरी को अलग अलग एडजस्ट करो, राइट। कि मान लीजिए अब 2 तारीख है, 9 तारीख है, 16 तारीख है और 30 तारीख है, चार एक्सपायरीज हैं। 2 तारीख का तो अभी खत्म सही हो रहा है। अब आपको अपना ओवरऑल एक व्यू देखना पड़ेगा और दूसरा ये देखना पड़ेगा कि आपकी कैपिटल, मान लीजिए मेरा 9 तारीख का आयन कॉन्डोर खुला हुआ है और 16 तारीख का खुला हुआ है दिसंबर का, और मार्केट बहुत ऊपर चली गई है अचानक से, है ना। तो 9 वाली में ऑब्वियसली बड़ा लॉस होगा, है ना, हो सकता है 16 तारीख वाली में थोड़ा कम हो, लेकिन लॉस उसमें भी होगा। अब इसमें 2 प्रॉब्लम्स आती हैं कि या तो मेरे पास कैपिटल बिल्कुल नहीं है एडजस्ट करने के लिए, एक्स्ट्रा कैपिटल पूरी लगा चुका हूं मैं, या कैपिटल है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, आईसी धारा बनाने के बाद मैंने एक दिन एक वीडियो बनाया था, आप में से कई लोगों ने देखा होगा कि एडजस्टमेंट्स के कितने तरीके होते हैं, राइट। बहुत सारे, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दैट वीडियो, देखा है कुछ लोगों ने, है ना, बहुत सारे तरीके है ना। तो अब जो भी मेरे एडजस्टमेंट्स हैं, मैं फाइनली उनमें सारे के सारे तरीके उसमें मैंने डाल दिए हैं। अभी somebody was asking क्वेश्चन के आशीष का क्वेश्चन लेके चले कि जो मिडल लाइन है, राइट, जो ब्लू लाइन, मतलब उसको सेंटर में रखना है क्या करंट पोजीशन को, राइट। इसी अब सेंटर में रखने का 2 तरीका है कि या तो आपका मान लीजिए, अब मैं, कई लोग डेल्टा से करते हैं, मैं हमेशा प्रीमियम देख के करता हूँ। बात एक ही है, अगर मैं अगले हफ्ते की आयन कॉन्डोर के लिए 20-20 रुपए का प्रीमियम सेल कर रहा हूँ, तो आपको वो 0.1-0.15 डेल्टा ही पड़ेगा, मतलब जनरली इट इज मोर और लेस सेम रेंज में आ जाता है वो। तो अब अगर मैं देखिए, बाय डिफॉल्ट आयन कॉन्डोर का न्यूट्रल एडजस्टमेंट सबको पता है, मार्केट में थोड़ा मूवमेंट होता है और आपको एडजस्ट करना है, तो आप क्या करोगे कि मार्केट ऊपर चढ़नी शुरू हो गई तो पुट साइड के प्रीमियम्स भी क्लोज करके उसके लगभग बराबर ले आओगे, राइट। डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी बना लोगे, और डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी मतलब प्रीमियम बराबर करके भी वो डेल्टा न्यूट्रल हो जाती है। तो आपने थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लिया, आप डेल्टा न्यूट्रल बनाते चले गए, फिर दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है जब वो, या तो आपका ओवरऑल लॉस बढ़ जाता है, या फिर स्ट्रैंगल का स्ट्रैडल भी बन जाता है और उसके बाहर भी चला जाता है ना। तो उसमें एडजस्टमेंट ना हर इंसान का पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तो मेरा अपना टॉलरेंस कितना है एक आयन कॉन्डोर को लेके वर्सेस आपका कितना टॉलरेंस है। कई लोगों को एडजस्टमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और स्ट्रेटजी ऐसा नहीं कि म्यूट कर देता हूँ। तो बेसिकली मेरी जो ट्रेडिंग की यूएसपी है वो है मल्टीपल एडजस्टमेंट्स, और जैसे मैंने कई बार बोला उसमें फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, बट मैं एडजस्टमेंट को स्ट्रेंथ मानता हूँ, वीकनेस नहीं मानता। कि मार्केट अगर मुझे एडजस्ट करने के लिए मजबूर कर रही है तो मेरे दिमाग में एक ही थॉट होता है कि कहीं ना कहीं मैं ज्यादा पैसा लेके जाऊंगा मार्केट से। लेकिन हाँ, गड़बड़ तब होती है जब या तो मूवमेंट बहुत बड़ा आ जाता है। जैसे आपने मेरे पिछले मंथ की ट्रेडिंग में देखा होगा, जो भी मेरे बड़े लॉसेस थे वो उन दिनों में थे जिन दिन बड़ा यू टर्न आ गया, राइट। तो क्योंकि मैं पोजिशनल रखता हूँ तो मेरा वो स्ट्रेटेजी नहीं है कि लूजिंग साइड काट दूं और विनिंग साइड चलती रहने दूं। तो जिस दिन भी मार्केट में बड़ा यू टर्न आता है उस दिन मैं दोनों तरफ लॉस लेता हूँ, जो मेरे लिए ओके है। अब देखिए, वो तो मैं लॉस लेता हूँ, मोस्टली क्या होता है कि मान लीजिए एक्सपायरी अभी 3 हफ्ते दूर है, 30 दिसंबर की एक्सपायरी है, तो उस दिन मैं शायद 30 दिसंबर वाली ट्रेड में तो कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करूंगा। किसी ने क्वेश्चन पूछा ना कि वीक में 2-3 बार एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर एक्सपायरी दूर है तो चैन से बैठो, ठीक है। मंथ की एक्सपायरी का मैंने शायद 60 रुपए का स्ट्रैंगल बेचा होगा। जैसे बैंक निफ्टी मैंने डाला 180 रुपए की मैंने कॉल पुट बेच दी।
तो मंथ के शुरू में मंथ की एंड वाली एक्सपायरी जो लास्ट एक्सपायरी होती है उसके मैं हार्डली कोई एडजस्टमेंट करता हूँ, क्योंकि मार्केट थोड़ा प्ले कर सकती है। मेरे सबसे ज्यादा एडजस्टमेंट सबसे पास की एक्सपायरी में होते हैं, उससे कम एडजस्टमेंट उससे अगली एक्सपायरी में होते हैं, और लास्ट एक्सपायरी में जो सबसे दूर की एक्सपायरी है उसमें तो एडजस्टमेंट ना के बराबर ही करता हूँ शुरू में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, और मेरा ये परफेक्ट रूल है कि जनरली मैं मंथ की एक्सपायरी में 2-3 दिन तक तो छेड़ता ही नहीं हूँ बिल्कुल भी, अनलेस के अगर निफ्टी 400 पॉइंट का मूव दे दे, है ना, तो तभी मैं सोचता हूँ कि चलो थोड़ा एडजस्टमेंट करता हूँ। मंथ दूर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये मेरा माइंडसेट है, ये मेरा फ्रेम है, इस फ्रेम को लेके फिर मैं अपने एडजस्टमेंट्स एक के बाद एक करता जाता हूँ। सबसे ज्यादा फोकस मेरा, इसीलिए मेरी दिन की ट्रेडिंग इतनी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जो क्लोजेस्ट एक्सपायरी है उसमें मैं एडजस्टमेंट भी ज्यादा करता हूँ, और जो मेरा, क्योंकि हर रोज मैं काफी सारी कैपिटल छोड़ के भी जाता हूँ, तो वो कैपिटल मेरे को दिन के अंदर थोड़ी लगानी भी है, थोड़ी निकालनी भी है एडजस्टमेंट में। तो एक तरह से वो इंट्राडे एडजस्टमेंट करके मैं पैसा बाहर निकाल भी लेता हूँ, तो इंट्राडे एक तरह से मैं उससे खेल लेता हूँ। अभी कुछ लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं, पहले एक बार उसको देख लूँ। अप्रोक्सीमेटली नवंबर प्रॉफिट सूर्य प्रकाश 5% हुआ। देखिए किसी ने भी 2% से बढ़िया ज्यादा प्रॉफिट बनाया ना, इट्स वेरी गुड। सो ये मत जाना कंपैरिजन में कि अतुल का तो 5% बन गया, मेरा 10 बना या मेरा 1 बना। एज लॉन्ग एज पिछला मंथ प्रॉफिटेबल था, इट्स गुड, क्योंकि इन जनरल पिछला मंथ ऑप्शन सेलर्स के लिए इजी भी था, है ना, इसीलिए अच्छी खासी परसेंटेज था प्रॉफिटेबल वालों की। उससे पिछला महीना, अक्टूबर का महीना, ऑप्शन सेलर्स के लिए डिफिकल्ट था, वो पूरे डेटा में भी दिख रहा है। तो लेट मी जस्ट सी क्या क्या टाइप कर रहे लोग। 5% बनाया, 14% टाइप यू से। गुड आफ्टरनून देवेंद्र फ्रॉम बैंगलोर। 4 मंथ से ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ, क्रेडिट्स पे डायरेक्शनल 1 लॉट 2.5 लाख कैपिटल, ठीक है, गुड फॉर रिस्क मैनेजमेंट, ओके। 4 महीने में 12%, बढ़िया हिमांशु, तो कैरी ऑन। तो ओके, तो गाइस, हाँ, तो एडजस्टमेंट इज वेरी क्लियर। सबसे क्लोजेस्ट जो वीक है आपका, उसको आप ओवरऑल आईसी धारा की तरह से काउंट मत करो, क्लोजेस्ट वीक को सेपरेट आयरन कॉन्डोर की तरह ट्रीट करो। और दुनिया भर के वीडियोस भरे पड़े हैं कि आयरन कॉन्डोर का एडजस्टमेंट कैसे होता है, मैंने भी किया है। तो उसको वैसे, क्योंकि एक्सपायरी पास है ना, उसमें जो भी एडजस्टमेंट करने हैं आपको वो क्योंकि दूर की प्रीमियम्स में डीके धीरे होगा, पास वाली में तेज होगा, राइट, डीके भी और लॉस भी। तो क्लोजेस्ट को आप सेपरेट टाइम कॉन्डोर की तरह ट्रीट करो, लेकिन कोशिश ये करो, अगर फंसते हुए लग रहे हो ना, अगर लग रहा है कि यार मेरे से संभल नहीं रहा, खिचड़ी पक गई है, तो या तो पूरा का पूरा ब्रेक करके इसी वीक का नया बना लो, या फिर पूरा ब्रेक करके अगले वीक में शिफ्ट कर जाओ। क्योंकि ध्यान आपको ये रखना है कि जब आपका दिमाग आपको ये कहने लगे कि यार मेरे कंट्रोल में चीजें नहीं है, तो उस पोजीशन से निकल जाओ, पहले दोबारा बना के कंट्रोल में लाओ। क्योंकि जब तक मेंटली आप कंट्रोल में रहोगे अपनी पोजीशंस के, आपके सबसे बड़ी विक्ट्री वही है। क्योंकि स्टॉक मार्केट कई बार इतना ज्यादा दिमाग खराब करती है ना कि आपसे कंट्रोल छीन के अपने हाथ में ले लेती है, फिर जो मार्केट करती रहेगी ना, आपको उसका रिवर्स करते रहना पड़ेगा, राइट। तो जहां आपको कंट्रोल की फीलिंग आती है कि अब चीजें मेरे हाथ में, अब बता मार्केट मेरे को क्या करना है, तो आपकी विनिंग चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो जहां घबराहट हो रही है, जहां आपको लग रहा है कि यार इस वीक की एक्सपायरी मेरी आईसी धारा में बहुत टेंशन में आ गई, तो आप, लेकिन हाँ, ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर ओवरऑल पोजीशन जो भी एक्सपायरी की आपकी रेंज में है, तो हर एक वीक का आप पे ऑफ ग्राफ बना के रखो, या तो आप मैनुअली बनाओगे या सेंसिबल वगैरह बनाओगे। तो एज लॉन्ग एज पे ऑफ ग्राफ में आपकी रेंज से बाहर नहीं निकल रहे, तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है। क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जाती है तो थोड़ा रिवर्स भी आ जाती है, लेकिन थोड़ा मार्केट का व्यू होना जरूरी भी है। और मैं कई बार उसके हिसाब से जो लॉन्ग ट्रेड्स होती है, जैसे इस मंथ मैंने क्या किया है, अभी तक मैंने जो मंथ एंड की एक्सपायरीज है उसमें पुट सेल ज्यादा की हुई है, कॉल सेल थोड़ा कम की हुई है क्वांटिटी वाइज, क्योंकि हर कोई बुलिश बातें कर रहा है, राइट। लेकिन कॉल सेल की हुई है मैंने अभी भी। और अगर मैं आपको अपना एक दूसरे अकाउंट का, लेट मी सी, अगर मैं शेयर करके आपको दिखा सकता हूँ क्या, जस्ट एग्जांपल की तरह दिखा रहा हूँ, उसको ज्यादा ये लेने की जरूरत नहीं है। लेट मी जस्ट सी इसमें क्या क्या है। चलिए मैं आपको अपने एक छोटे अकाउंट का ये दिखाता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि आईसी धारा में किस तरह यूज करता हूँ। किधर है,
इतनी सारी स्क्रीन खुली हुई है ना मेरे लैपटॉप में, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी स्क्रीन दिखानी है। जस्ट होल्ड ऑन गाइस। तो इसको जस्ट देखो, ये मेरा छोटा अकाउंट है तो इसको जस्ट एग्जांपल की तरह देखना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। तो इसमें आई डोंट नो क्या क्या पोजीशंस हैं, ठीक है। इसमें देखो पोजीशन चल रही है बैंक निफ्टी का। देखो बैंक निफ्टी के मेरे एक ने लंबे लंबे फैला के रख दी, एक जगह रख दे तो यहाँ पानी लगने में तब भी दिक्कत नहीं आती। अरे यार म्यूट कर लो। तो ठीक है, निफ्टी की बात करते हैं। देखिए निफ्टी 2 दिसंबर में एक्चुअली बंद करने की उसमें था, लेकिन मेरी थोड़ी सी कॉल्स खुली रह गई, विच इज ओके। केवल ये कॉल का बाय है ना, कॉल बाय है थोड़ी 900 क्वांटिटी। इस अकाउंट में मेरे 25-30 लाख से ट्रेड करता हूँ जनरली, मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट्स भी करता रहता हूँ, पर थोड़ा सा ऐसी धारा का आपको दिखेगा। जैसे 9 दिसंबर की अगर आप देखो तो मेरे 225 क्वांटिटी पुट सोल्ड है, राइट, 25,800 पे, और 26,600 पे 225 क्वांटिटी कॉल सोल्ड है। तो इसमें देखिए थोड़ा सा लॉस में आ जाएगी ये, क्योंकि अगर गैप अप बड़ा ओपन हुआ, लेकिन दोनों में ही प्रॉफिट है, राइट, पुट सोल्ड में भी कॉल सोल्ड में भी। फिर मैं 23 दिसंबर का एक्चुअली मैं अपने ट्रेडिंग में हल्का सा डिफरेंस इस बार ये ला रहा हूँ कि क्योंकि 23 के बाद ना लास्ट वीक में मेरे बच्चे आ जाते हैं, तो मैं थोड़ा उसमें ट्रेडिंग अवॉइड करना चाह रहा हूँ। तो मैं कुछ पोजीशन 23 दिसंबर की बना रहा हूँ, इसके बाद मैं सीधे इनको जनवरी में शिफ्ट कर दूंगा। तो 23 दिसंबर में मैंने केवल कॉल ही सेल, पुट ही सेल की हुई है, कॉल सेल नहीं की हुई है, और 40 रुपए करीब की थी, अभी 37 रुपए रह गई। अगर दिसंबर एंड का भी आप देखो तो जो मैंने 60 रुपए की कॉल सेल की थी वो अभी भी 10,000 रुपए के प्रॉफिट में है यहाँ पे, राइट, जबकि मार्केट ऊपर ही जा रही है एक तरह से, एक तरफा ना। और तो इसको मैं आगे अभी जब तक मार्केट 27,600 700 800 पहुंच जाएगी ना, इसको मैं टच ज्यादा नहीं करूंगा। और उसके अलावा 25 मैंने जो स्ट्रैंगल बनाया था मंथ का, आपको याद दिख रहा होगा, 62 रुपीज 74 रुपीज का बनाया था, 25,100 27,100। अभी इसमें तो केवल 34 रुपए रह गए, तो इसमें 20,000 का फायदा है। तो मैं थोड़ी सी क्वांटिटी पुट में ऐड कर दी इधर, तो ये भी फिलहाल प्रॉफिट में है। तो यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट पे मत जाओ, क्योंकि खैर फिलहाल तो ये प्रॉफिट है, ये लॉस भी होता तो भी मेरे को टेंशन नहीं होती। बट तो आईसी धारा की 2-2.5 लाख इसमें दिखा रहा है, क्योंकि मेरा थोड़ा डिफरेंट वाला अकाउंट है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर मार्केट ने एक तरफा बड़ा मूव दे दिया अगले हफ्ते, तो मैं 9 दिसंबर वाले के एडजस्टमेंट्स बढ़ा दूंगा, है ना। मोस्ट लाइकली मान लीजिए मार्केट कल 25,000 26,400 या 500 पे आती है ना, तो मोस्ट लाइकली इनका मैं प्रीमियम्स इक्वल कर दूंगा। या मान लो इसका प्रीमियम 26,600 वाले का प्रीमियम 100 रुपए हो गया, तो इस पुट को बंद करके मैं 70-80 प्रीमियम ले आऊंगा, क्योंकि वो 100 ये 100 हो जाएगा, तो ये 8-10 ही रह जाएगा, राइट। तो फिर उसको थोड़ी देर चलाऊंगा। तो ये मेरा एडजस्टमेंट का एक तरीका है। बट आई थिंक आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि किस तरह से मैं आईसी धारा बनाता हूँ। एक्चुअली जो मेरा बड़ा अकाउंट है उसमें क्वांटिटीज इतनी ज्यादा है, हजारों में है, तो उसमें दिखाने, और उसमें मेरी पोजीशंस बहुत सारी, मतलब एक बार मेरी 100 के करीब पोजीशंस ओपन रहती हैं। तो लकीली इस बार का ये वाला थोड़ा सा क्लीन डेटा दिख रहा है, तो मैंने कहा यहाँ आपको दिखाता हूँ। तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसके ऊपर किसी का कोई क्वेश्चन है किसी तरह का? आई कैन आंसर दैट। हेज करते हैं आपके, ओपन ही होती है पोजीशंस? क्या बोल रहे हो? तो ये आप हेज करते हैं कि ओपन रखते हैं इनको पोजीशंस को? नहीं, सब हेज्ड है। देखो ये 9 दिसंबर का आप देखो 25,800 की पुट है। एक्चुअली हेज इसकी दूर हो गई 25,100, आइडियली मेरे को उसको पास ले आना चाहिए था, पर ये ऑलरेडी वैसे ही बहुत दूर है। तो ये सबकी हेजेस हैं, है ना, किसी की एग्जैक्ट हेज ना हो, कभी कभी मैं कॉल में हेजेस छोड़ देता हूँ। अच्छा आइडल आप दिसंबर एंड स्ट्रैंगल जो सेल हुआ है सर, वो उसमें हेजेस है या खाली नेकेड स्ट्रैंगल है? कौन से वाला? स्ट्रैंगल जो 58 72 64 जो बोल रहे थे सर। हाँ, इसमें मंथ एंड वाला बोल रहे हो ना। देखो 25,100 की पुट सेल की थी मैंने, है ना जी सर। और हेज ली हुई 24,400 की। दूर है वो काफी, पर हेज मस्ट ना जे। हाँ हेज मस्त है, और हेज की वजह से आपको एक्चुअली काफी अच्छा हेज का तो पूरा फायदा आपको ज्यादा मार्जिन में मिल जाता है ना फिर। हाँ। तो जैसे, लेकिन इसमें मैंने जो 225 क्वांटिटी ऐड की थी परसों, उसकी मैंने हेज अभी ऐड नहीं किया, है ना। और अगर कॉल साइड में देखो तो कॉल साइड में एक
मतलब 21,700 की कॉल सेल की हुई है मैंने, उसके साथ 27,700 की भी मैंने बाई की हुई है, 28 की भी बाई की हुई है थोड़ी। ये मोस्टली ये तो मतलब एक्सट्रीम केस में अगर मार्केट ऊपर भाग जाए, जो कभी कभी निर्मला सीतारमन कैंडल टाइप बन जाए, तभी ये आएगी, नहीं तो इसको मैं प्ले करता रहूंगा। पर मतलब पर हाँ, बीच में ये जैसे ये है 27,100 वाली कॉल जो अभी 60 रुपए दिखा रही है, बीच में ये 80 रुपए भी पहुंच गई थी एक्चुअली जब मार्केट तेजी, लेकिन फिर थोड़ा कूल डाउन हुआ, विक्स भी कूल डाउन हुआ, तो वापस ये 60 रुपए पे आ गई। गुड मॉर्निंग अतुल जी। हाँ, गुड मॉर्निंग वैभव। खा वैभव यार, खा ये सुन के बहुत अच्छा लगा आपकी किस स्ट्रेटेजी आपने शेयर कर दी। मेरा ये सवाल है सर, ये बड़े पोजीशन से तो आप व्हाट इफ एनालिसिस करते हो क्या, मतलब इन टर्म्स ऑफ ऑप्शन ग्रीक्स? जाहिर है कि ये सब ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर ही चलने वाला है, प्रॉफिट लॉस एंड जो भी है ना, डिफरेंट व्हाट इफ सिनेरियोस। मतलब कि कुछ न्यूज आ जाए, मार्केट 200 पॉइंट ऊपर हो जाए या 200 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो जाए, हो सकता है फर्स्ट वीकेंड। तो आपका पोजीशन का क्या होगा, मतलब व्हाट विल बी द प्रोजेक्टेड प्रॉफिट और लॉस, और कहाँ पे आपको लॉस लेना चाहिए, और या रोल ओवर करना चाहिए, आई मीन एडजस्ट करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैभव। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि व्हाट इफ एनालिसिस में बहुत कर चुका हूँ लाइफ में, है ना, तो थैंक यू। पूरी व्हाट इफ एनालिसिस मेरे दिमाग में है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ। तो मेरे को, क्योंकि ये मतलब पिछले 5 साल से यही फोटोज तो मैं देख रहा हूँ, है ना, पे ऑफ चार्ट की, तो मेरे को व्हाट इफ एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है अब, है ना, क्योंकि मेरे को पता है कि मतलब अगर कल सुबह 200 पॉइंट्स का गैप अप हो गया, जो कि होने का चांस है, 200 का नहीं तो 150 का हो जाएगा, क्योंकि जीडीपी डेटा बहुत स्ट्रांग आया है, राइट, 8.2% का जीडीपी आया है, तो काफी पॉजिटिव मार्केट के चांस है। 100 पॉइंट के ऊपर तो आराम से सकती है। तो 100 पॉइंट तो खैर इतनी बड़ी कंसर्न नहीं है एक्चुअली। इस अकाउंट में तो 2 दिसंबर की मेरी ज्यादा पोजीशन नहीं है, लेकिन जो मेरा दूसरा बड़ा अकाउंट है उसमें 2 दिसंबर की मेरी कम से कम 5-5 हजार क्वांटिटी है, कॉल की भी पुट की भी, 6,000 भी होगी। लेकिन मेरे को पता है उसमें क्या करना है ना। तो व्हाट इफ एनालिसिस मैं बहुत कर चुका हूँ, और ऐसा नहीं है कि नहीं करूंगा, लेकिन उसका, क्योंकि मेरा वो अकाउंट में मेरी प्रॉब्लम क्या है कि वो आईसीआईसीआई डायरेक्ट का अकाउंट है, तो वो सेंसिबल से सीधे इंटीग्रेट नहीं होता। उसकी पूरी पोजीशंस को मेरे को अपना खुद स्टॉक मॉक में डालना पड़ता है, और फिर वो मैंने तो मैं पर मतलब, लेकिन वो काम मैं तभी करता हूँ जब मैं बहुत फंसा हुआ हूँ। जब वो थोड़ा नॉर्मल चल रहा है तो मैं उतनी मेहनत नहीं करता, क्योंकि मेरे दिमाग में सारी कैलकुलेशंस रहती हैं। अब कई लोग उसको ग्रीक्स के थ्रू करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर अगर विक्स बहुत ज्यादा गेम खेल रहा है उस समय। लेकिन जैसे आप सबको पता ही है, मैं ग्रीक्स वाला इंसान नहीं हूँ, मैं प्रीमियम देख के करने वाला इंसान हूँ। और प्रीमियम्स को मेरे को इतनी ज्यादा आइडिया है कि अगर मेरे को पता है कि विक्स इतना चल रहा है, तो निफ्टी का जनवरी का 28,000 का कॉल का प्रीमियम कितना होगा, आई कैन 5-10% के रेंज से गेस करते हैं। तो प्रीमियम से आइडिया आता है, तो डेल्टा का भी आइडिया आता है कि कितना प्रीमियम है, कितना डेल्टा प्राइस थोड़ा सा। हाँ अतुल सर, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे may I proceed, sir? Corollary to this question. हाँ, Do you consider mainly while basically क्या है, सब strategies में पैसा मिलने वाला है, तो with respect to the Greeks, it's your theta which is going to earn you money. That is the theta decay, right? अब theta के आगे gamma होने वाला है, sudden movement, as I said. और एक तो volatility, implied volatility, another vega is unknown factor. तो अगर when you start initiating a position, let's say short strangle, for example, I am asking, और short straddle जो भी है, क्योंकि आपका मेन टारगेट तो थीटा डिके, थीटा से पैसा मिलने वाला है। बिल्कुल प्रोटेक्शन, आयन कॉर्नर प्रोटेक्शन में आप आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक बाय कर रहे हो टू प्रोटेक्ट द दिस थिंग, राइट? तो डू यू कंसीडर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी और वेगा फैक्टर व्हाइल इनिशिएटिंग द ट्रेड? मतलब ऐसा नहीं है कि आप छोटा वेरी लो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी में मार्केट चल रहा है और उसको आप बेच डाल के इंटर हो जाओ पोजीशन, और इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ जाए सडनली, एनी ब्लैक स्वान इवेंट और दिस थिंग गैमा हल व्हाटएवर, और आपको वेगा लॉस हो जाए थीटा लॉस के, थीटा डी के अगेंस्ट। मतलब ये मेरे साथ होता है हमेशा, स्पेशली इन शॉर्ट स्ट्रैंगल्स। करेक्ट। देखिए, लास्ट मंथ भी ये चीज हुई थी, अगर आपको याद हो, एक दिन अचानक से विक्स भी बढ़ गया था, आईवीज भी काफी बढ़ गए थे। तो इफ यू रिमेम्बर कौन सी तारीख था, आई हैड अ गुड लॉस ऑन दैट डे, पर मैंने उस दिन कुछ भी पोजीशन टच नहीं की थी, क्योंकि
केवल आईवीज बड़े थे। अच्छा, पोजीशंस में इतना वो तो भले इंट्राडे मेरे को लॉस हो गया उस दिन, पर मेरे को पता था कि अगले दिन मोर और लेस मिल जाएगा, और वो अगले 2 दिन का बेस्ट डीके मिला मेरे को, राइट। लेकिन कमिंग टू पोजीशन बनाते हुए देखिए, ऑब्वियसली अगर आप ऑप्शन सेलर हो और आईवीज बहुत ही कम चल रहे हैं, 9, 10, 11 के आईवीज चल रहे हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा डर तो लगता ही है कि यार कितनी कम आईवीज है, तो मतलब प्रीमियम ढंग का मिलेगा नहीं, प्रीमियम भी कम मिलेगा, वेरी लिटिल मिलेगा। थोड़ा भी गामा ब्लास्ट हो गया या कोई भी ब्लैक स्वान भी छोड़ो यार, व्हाइट स्वान भी आ जाए तो भी मतलब कहीं तो हाँ, तो लेकिन उस एमटीएम लॉस से डरने, अगर आपको एज लॉन्ग एज आपको दिख रहा है कि ये जो स्पाइक है ये प्योरली थोड़ा आईवी स्पाइक्स का ही गेम है, तो आपको डरने का नहीं है। अनकंफर्टेबल होता है कि इतने कम विक्स में, अगर आप देखो तो पिछले 3-4 महीने से इतना कम विक्स चल रहा है कि जो ट्रेडिशनली ऑप्शन सेलिंग लोग करते थे उनको तो ऑप्शन सेलिंग करनी ही नहीं चाहिए, है ना। 12 पे मार्केट चल रही है। तो जब मैंने ऑप्शन सेलिंग सीखी थी तब तो लोग बोलते थे यार 11-12 का विक्स चल रहा है तो छोड़ दो ऑप्शन सेलिंग, थोड़ा कुछ दिन चैन से बैठो, है ना। लेकिन अब मैं तो कंपल्सिव ऑप्शन सेलर हूँ, तो मेरे को तो कुछ ना कुछ पोजीशन लगानी है, और अच्छा पैसा बन भी गया ना पिछले महीने, और सितंबर तो मेरा मतलब इतना बढ़िया महीना गया, उससे पहले जुलाई इतना बढ़िया महीना गया। तो गला तो सूखता है, लेकिन करना है तो करना है। थोड़ा कॉन्शियस रहो कि विक्स लो है, तो कभी भी आईवी ब्लास्ट होगा तो आपको M2M लॉस दिखाएगा, लेकिन उसके साथ साथ मार्केट का मूवमेंट भी ज्यादा हो गया तो ऑब्वियसली फिर तो आपको, इसीलिए इतनी सारी हेजिंग स्ट्रेटेजीज भी हैं और एडजस्टिंग स्ट्रेटेजीज भी हैं। एडजस्टिंग स्ट्रेटेजीज अपने दिमाग में रखो कि सब देखिए, हर ऑप्शन सेलर जो आयन कॉन्डोर में काम करता है उसकी पहली एडजस्टिंग स्ट्रेटेजी डेल्टा न्यूट्रल करते जाओ, राइट। दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। बियॉन्ड दैट अब आईवी स्पाइक हो भी रहा है तो भी डरने की बात नहीं है। अब उसी जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा तो उसमें आप काम करते रहो। बट यस, आईवी का गेम तो सबसे बड़ा गेम है इसमें, और फाइनली उससे ज्यादा घबराने का नहीं है, क्योंकि कभी कभी तो मार्केट में बड़े प्लेयर्स ही आईवी को स्पाइक करके अपनी बड़ी पोजीशन बना के उसको नीचे ले आते हैं, है ना। तो ये ऑपरेटर्स का भी गेम आईवीज में बहुत चलने लगा है, क्योंकि आईवी को बढ़ा के ऑप्शन सेल करके फिर आईवी को घटाना, ये तो बड़े प्लेयर्स के लिए इजीएस्ट मनी है ना। एग्जैक्टली सर, स्पेशली जेंट्स टाइप ऑफ फिनोमेनन। राइट सर, थैंक यू। तो सर आप डेल्टा न्यूट्रल ही रहते हो हमेशा, यूजुअली डेल्टा पोजीशन का कैलकुलेट हमेशा जैसे मंथ एंड का डेल्टा न्यूट्रल नहीं होगा मेरा, है ना। तो पास की एक्सपायरीज में कोशिश करता हूँ जितना हो जाए अच्छा, पर ऐसा नहीं कि बहुत मतलब दिन में 1 या 2 बार एडजस्टमेंट करता हूँ मैं मैक्सिमम। अच्छा, हाँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि डेल्टा न्यूट्रल हमेशा करते बैठोगे तो नहीं होगा दिन में, क्योंकि आजकल एवरेज कैंडल निफ्टी में 200 पॉइंट्स की बन रही है। सबसे नीचे की कैंडल का साइज मिला के ना 200 पॉइंट्स का बन रहा है, तो उसमें ऊपर भी जाके नीचे मतलब किधर भी हो सकता है वो ओवरऑल। तो दिन में एक टाइम अपना सेट कर लो कि जनरली मैं 9:40 को पहला एडजस्टमेंट करता हूँ, या फिर 2-2:30 बजे के करीब करता हूँ, ऐसे। थैंक यू सर। या केडी सर, मुझे 1-2 चीज पूछना था। अभी जैसे 27 नवंबर को जब मार्केट एक साइड भागा था, 27 ही था, करेक्ट। सो मेरा कुछ 1% प्रॉफिट बुक्ड था, और मेरे को MTM लॉस भी 1% दिख रहा था। अभी मेरे दिमाग में है कि मेरे को 1% से ज्यादा मार्केट को नहीं देना है। तो उस समय लगता है ऐसा कि भले ही आपने जो स्ट्राइक सेल किया हुआ है वो अभी 500 पॉइंट दूर है, बट वो ₹5 वाला प्रीमियम अगर 25 पहुंच गया है तो दिमाग आता है कि यार 1% से ज्यादा देना नहीं है, 1% स्क्रीन पे दिख रहा है, बैठना है कि निकलना है। एक तो ये क्वेश्चन है। तो वहां पे मैंने यही सोचा कि मैं तो 500 पॉइंट दूर हूँ, स्ट्रैडल तक तो मेरे को जाना है, व्हाट एवर हैपेंस, उसके बाद मैं देखता हूँ क्या करना है। बट इज दिस, ये सही है या गलत है? नहीं, बिल्कुल ठीक है, बैठो उस पर, है ना। करेक्ट। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब देखिए, वही मैं बोला ना कि कई बार केवल आईवी के स्पाइक से ही आपको लॉस दिखने लगेगा, और कई बार मार्केट जा रही है, लेकिन अभी 500 पॉइंट दूर है यार, सोचने की भी जरूरत नहीं है आपको, है ना। करेक्ट। उसके चलते आपको दूसरी साइड एडजस्टमेंट भी नहीं करना है। मान लीजिए आपने 40 रुपए में बेचा हुआ है, वो 100 हो गया, दूसरी साइड का 40 वाला 20 ही रह गया, और लेकिन मंथ एंड की एक्सपायरी की बात कर रहे हो आप, तो कुछ भी टच मत करो यार, आराम से बैठो। उस दिन का आपका ओवरऑल लॉस काउंट हो जाएगा। पर कुछ मैं वीकली करता हूँ, और थर्सडे को ही मेरा 1% बुक था प्रॉफिट, बट मॉर्निंग में ही जितना प्रॉफिट बुक था उतना ही लॉस दिखा रहा था।
तो वो मैं उस चीज की बात दो कर रहा बार ऐसा हुआ कि ड्यूरिंग द डे 1% से ज्यादा प्रॉफिट था। मैं जो भी प्रॉफिट लॉस लिखता हूँ ना, ओवरऑल कैपिटल का बताता हूँ। और डे एंड होते होते या तो नेगेटिव हो गया या वो खत्म होके 0.1% रह गया, है ना। तो मार्केट ने इस मंथ कुछ दिन ऐसे दिखाए हैं कि मेरे को लग रहा था ये दिन तो लॉटरी लग गई, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं फाइनली। जैसे आप कह रहे थे कि आईवी स्पाइक करते हैं, प्रीमियम बढ़ा देते हैं, फिर सेल करते हैं, तो उस मूवमेंट को हम पिक करके क्या हम अपने लॉट बढ़ा सकते हैं कि ठीक है 5 वाला 50-40 हो रहा है, 30 हो रहा है, चलो 10 लॉट 20 लॉट और बेच दो टाइप। हाँ बिल्कुल, आईवी स्पाइक हो रहा है और अगर आपको लग रहा है कि किसी तरह का आर्टिफिशियल स्पाइक है तो आराम से उसमें प्रीमियम, मैं तो जैसे आईवी स्पाइक होता है मैं तो दूर की कुछ भी बेच देता हूँ उठा के। आईवी स्पाइक के लिए दूर की कॉल बेचना सबसे आसान काम है, बता रहा हूँ। क्योंकि मतलब दूर की मतलब जनवरी की कॉल बेच दो यार, तुम 28,000 की मिल जाएगी 70-80 रुपए की आपको, और दिन का एंड होते होते ना उसके 10 रुपए खत्म हो जाएंगे। एक सेकेंड गाइस, जस्ट गिव मी। तो आईवी स्पाइक तो कई बार लॉटरी की तरह काम करता है। मतलब भले ही आपको एमटीएम में लॉस दिखे आपको, लेकिन ओवरऑल वो पैसा बना देता है कई बार। और खासकर ऊपर की तरफ ना ब्लास्ट हो जाए तो आप, कॉल सेलिंग इज वेरी इजी। कई बार तो मार्केट में इतनी टेंशन होती है कि मार्केट ऊपर जा रही है, आईवी स्पाइक हो रहा है, पुट्स के प्रीमियम बढ़ते जा रहे हैं बहुत ज्यादा, है ना। तो अब बस वो ऐसे टाइम होते हैं जिनमें आपका एक्सपीरियंस काम आता है कि वो टाइम निकलने का नहीं है, वो टाइम और ज्यादा घुसने का है। हेजेस लगा लो चाहो तो। दूसरा काम आप ये कर सकते हो कि जब आईवी ब्लास्ट हो रहा है तब उस समय आप सेल कर दो, और जब थोड़ा कूल डाउन हो ना डे एंड तक, तब आप हेजेस भी बाय कर लो, है ना। क्योंकि हेजेस बाय करने के लिए आप थोड़ा वेट कर सकते हो, खासकर दूर की है। अगर पास की है तो ऑब्वियसली आपको साथ साथ ही बाय करनी पड़ेगी, क्योंकि लेकिन दूर वाले में आप इस तरह के काफी काम करके ना एक्स्ट्रा पैसा बना सकते हो। तो इंटरनल की भी स्पाइक और फिर उसका कूल डाउन, ये सब एक्सपीरियंस वालों के लिए, जिन लोगों को एक्सपीरियंस हो गया इस कैसे ट्रीट करते हैं, एमटीएम लॉस कितना नहीं है। आईवी स्पाइक में क्या मंथली एक्सपायरी वाला दूर का सेल किया जाए? हाँ थोड़ा दूर का तो अच्छा रहेगा, है ना। क्योंकि पास वाले में मतलब करने को पास वाले में भी कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा प्रो होना पड़ेगा टू बी एबल टू एडजस्ट योर पोजीशंस, है ना। अच्छा एक मेरे को ये भी पूछना था, मान लीजिए मैंने 25,600 का कॉल सेल किया हुआ है इस वीक का वीकली एक्सपायरी में, तो क्या स्टॉप लॉस स्क्रीन पे कोई अमाउंट है या 25,600 से 10 रुपए ऊपर गया तो मैं एग्जिट होऊंगा, ये सोचते हैं। मतलब वो थोड़ा सा नहीं समझ आता। नहीं देखो 25,600 आपने मान लीजिए इस वीक मतलब 2 दिसंबर बोल रहे हैं, 9 दिसंबर बोल रहे हैं, बताओ पहले। 2 दिसंबर 25,600 का मेरा सेल है, कॉल का भी पुट का भी था, वो तो एडजस्ट हो के पुट 25,800 पे आ गया। बट 25,600 का जो वो सॉरी 26,600 का जो कॉल सेल है वो अभी 20 रुपए या कितना होगा, ऑल्दो 4-5 रुपए का है वो, मतलब मैंने सेल किया होगा। तो क्या 26,620 मेरा स्टॉप लॉस होगा अगर मैं, या 605 मेरा स्टॉप लॉस होगा अगर मैंने 26,600 का बेचा है? बिकॉज वो एडजस्ट हो गया एक्सपायरी में, तो अगर 26,600 के 2 रुपए ऊपर होगा तो उसका वैल्यू 2 ही रुपए है। तो वो स्टॉप लॉस कहाँ डिसाइड होगा? हाँ तो पहली बात तो है कि देखिए आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा तो आई मोस्ट लाइकली अगर वो 26,600 मार्केट भी पहुंच गई तो शायद आपने स्ट्रैडल उसका बना दिया होगा, राइट। तो स्ट्रैडल में मान लीजिए आप मंडे को सुबह 26,600 पे खुलती है मार्केट, ऐसे तो ऐसा होगा नहीं, राइट, लेकिन खुल गई नहीं हो। हाँ तो खुद का प्रीमियम भी आप 70-80 रुपए या 80 या 90 रुपए मिल जाएगा उस समय, है ना। तो 90 रुपए उधर हो गए और इधर से आप कुछ कलेक्ट करते आए हो, तो आप मेरे ख्याल से लगभग 100 रुपए का स्टॉप लॉस रख लो कि अगर 26,700 हो गया, है ना, तब मैं इसको बंद करूंगा। दूसरा काम ये कर सकते हो, अभी एडजस्टमेंट के तरीके हैं, राइट। दूसरा काम ये कर सकते हो कि पुट सेल कर दो 26,600 की, और 26,600 की जो कॉल थी उसको क्लोज कर दो, लेकिन उस पैसे को यूज मत करो। अगर मार्केट दिन में चढ़ती रही और ठीक है तो पुट सेल कर दो, नहीं तो बस उसको जो सेल की हुई है उसको पकड़ के बैठे रहो। अगर मार्केट ने वापस गिरना शुरू कर दिया तो कॉल वापस सेल कर दो, है ना। क्योंकि कई बार जब आपको क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट ट्रेंडिंग है ना, तो मैं भी कई बार ऐसा करता हूँ, दिख गया मार्केट ट्रेंडिंग है तो मैं अपनी लॉस वाली पोजीशन काट देता हूँ उस दिन के लिए क्लोज, और फिर इंतजार करता हूँ कि अगर मार्केट ने गिरना शुरू कर दिया तो उसको वापस लगा दूंगा,
है ना, नहीं तो अपना दिन में थोड़ा सा थीटा डी के ले लो, तो वो ये थोड़ा एक्टिव मैनेजमेंट हो गया, है ना। मतलब सर प्राइस एक्शन का यूज किया जाए सर थोड़ा। प्राइस एक्शन का मतलब कि देखिए एडजस्टमेंट तो मतलब प्राइस एक्शन का यूज ही है आपका पूरा। सर, आपको कोई एक्सपीरियंस है रोलिंग स्ट्रैडल पे? रोलिंग क्या हो गया, मतलब जो आपका अभी है उसको बेसिकली अब कल सुबह मान लीजिए मार्केट जहां भी खुलती है आपका, है ना, तो रोलिंग स्ट्रैडल ये है ना, आपने इसको बंद की, जैसे अपना रोल ओवर हो गया वही रोलिंग स्ट्रैडल हो गया आपका, राइट। ये इंट्राडे में मैंने अभी लास्ट वीक के फ्राइडे को ही ट्राई किया, 1% से ऊपर मेरा बुक हुआ, 920 पे एंटर किया मैंने। सो उसमें क्या है, अगर निफ्टी 0.3% मूव करेगा किसी भी साइड, तो आई सेल दी एट द मनी जो उस टाइम का होगा और इसको एग्जिट करेंगे। पूरा दिन कुछ भी नहीं आया तो मेरा 1% से ऊपर बुक हो गया। सो मतलब आपने कभी ट्राई किया है ये? शुड आई टेस्ट इट मोर? मेरा पहला डे तो बहुत अच्छा गया, तो पता नहीं, क्योंकि मेरे पास कैपिटल बचा रहता है सर, उसको इंट्राडे में कहीं तो यूज करें ये सोच के मैं। नहीं, ये तो कॉमन स्ट्रेटेजी है, कई लोग यूज करते हैं, तो मेरी मतलब एक तरह से मेरे से भी ये स्ट्रेटेजी यूज हो जाती है, बाय कॉन्शियसली मैं इसको नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि कॉन्शियसली देखिए मेरा तो पूरा आईसी धारा मैनेजमेंट ही मेरा पूरा गेम है ना, उसमें दिन में मैं क्या बुक कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ वो पूरा का पूरा मेरा उसका एडजस्टमेंट है, और मेरे को इतना ध्यान रखना है कि एंड ऑफ डे तक मेरे को मार्केट से 15% पैसा वापस निकालना है, क्योंकि मैं इतने कैश पे बैठना चाहता हूँ। अब वो मैं किस पोजीशन से निकाल रहा हूँ वो मेरा थोड़ा सा अपना इंटरनल कैलकुलेशन रहता होता है। ओटीएम सेल भी आप कर देते हो इंट्राडे में भी, 5-5 रुपए 2-2 रुपए का बेच दिया, मतलब जो बीच में? वो नहीं करता मैं एक्चुअली, वो मतलब बाय डिजाइन पड़ा है उसको इंट्राडे में फिर और कहाँ यूज करे, वही सोच रहा हूँ मैं। नहीं वो मतलब यूज करने के तो बहुत तरीके मैं, क्योंकि अगर आपको डायरेक्शन दिख रही है क्लियर ना, तो अपना मतलब करने को ओटीएम भी कर सकते हो। वो लास्ट टाइम जो अपने कौन आए थे, नहीं जो अपना पैनल डिस्कशन था ना, अपने जो सीए थे, नाम बोल रहा हूँ मैं उनका, वो तो ये करते हैं ना, तो दिन में जनवरी में 5 रुपए कमा लेते हैं, जनवरी की एक्सपायरी में आज दिन भर में 5 रुपए कमा लेंगे, एंड ही इज हैप्पी विद दैट। यस, हाँ मेरे पे याद आया, उन्होंने बोला था बिजी था, वो नॉट वेरी एक्टिव, बट हाँ मैंने सुना था। हाँ तो ऐसे ही चलता सर मैं पूछना चाह रहा था। हाँ कीर्ति। सर लास्ट ईयर जब इलेक्शन रिजल्ट आए थे उस वीक में आपने ट्रेडिंग की थी क्या, और आपने कैसे मैनेज किए थे उस स्पाइक्स? यार वो मेरा बिगेस्ट सिंगल डे लॉस था, मैं फंस गया था उसमें। मेरा वीडियो देखना आप, मैंने एक दिन में 42 लाख रुपए खोए थे उस दिन। एक्चुअली हुआ क्या था कि मतलब वही कि जब सब लोग 400 पार का नारा लगा रहे थे ना, तो मेरे को लगा थोड़ा तो पुट सेल करना सेफ ही रहेगा, तो दूर की पुट सोल्ड थी मेरी, लेकिन क्वांटिटी ज्यादा हो गई थी। जबकि अब देखिए कई बार वही ऐसे विपरीत बुद्धि होती है ना विनाश काल में, कि आपने सोचा हुआ है कि इलेक्शन रिजल्ट्स पे ट्रेडिंग नहीं करनी है, करनी भी है तो इससे ज्यादा कैपिटल नहीं लगानी है, फिर भी मैं पोजीशन बना के बैठा था। 1000 पॉइंट्स दूर की अगले हफ्ते की मैंने पुट सेल की हुई थी कि यार 400 पार होगा तो मार्केट ऊपर ही जानी है, और वो जो नीचे गई और फिर जो बैंड बजा, मतलब तो आई लॉस 42 लाख रुपीज इन वन डे। उसके बाद भी मेरा और क्या है ना, ट्रेडिंग में जो इंट्राडे लॉस हो गया वो हो गया, मतलब वो रिकवर ऐसा नहीं, उसके बाद मार्केट वापस ऊपर चढ़ जाए तो लॉस डबल हो सकता है एक्चुअली, है ना, क्योंकि आपने हो सकता है कि कॉल सेल कर दी हो, फिर वो पहले पुट में आपने खाया फिर कॉल में खाओगे, माइंडसेट गड़बड़। आपने ट्रेडिंग में कर लिया, आपका आपको इन्वेस्टमेंट उसमें डालना चाहिए था, उसमें बैठना चाहिए था कि लॉस बुक कर लेना चाहिए था? आपने जो लॉस बुक कर लिया वो ठीक किया कि आपको कुछ एडजस्टमेंट करना चाहिए था ऐसी पोजीशन में? नहीं एक्चुअली देखिए, जब मतलब ऐसे दिनों में ना आपको ट्रेडिंग ही नहीं करनी चाहिए अगर आप ऑप्शन सेलर हो। पर वो तो मतलब कि वो होता है ना, सर में डरती ओले पड़ गए तो पता नहीं ना अभी कब पड़ेंगे। हाँ तो इतना ज्यादा वॉलेटिलिटी ना, मतलब किसी ने सोची नहीं थी कि मार्केट यार हम लोग पोजीशन बना के बैठे हैं, तो कुछ हो जाए, कुछ जंग लग जाए या कोई अच्छी खबर आ जाए, एकदम से बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो जाए। तो मेरी लर्निंग तो यही है, ऐसे दिन अगर आपको आने वाले जो आप ब्लैक स्वैन इवेंट बोलते हैं उसमें मतलब कि क्या करना चाहिए बंदे को? लॉस बुक कर लेना चाहिए कि एडजस्टमेंट करनी चाहिए, मतलब कि वेट करना चाहिए? मेरा मेजर क्वेश्चन ये है। देखिए आपकी मतलब आपकी हेजेस तो लगी हुई है ही कहीं ना कहीं, है ना, तो वो आपको कुछ हद तक बचाएंगे, इसीलिए हेजेस जरूरी है। और शुरू किया सर, मैं तो पहले सेलिंग करता था, मैं बहुत दूर की करता हूँ लेकिन करता नहीं सेलिंग था, लेकिन अब मैंने हेजिंग शुरू कर लिया उसमें। हाँ तो बहुत दूर की है तो आपको लगाता हूँ मैं निफ्टी। बहुत दूर वाली में घबरा, देखिए बहुत दूर वाली में तो जो रियल ब्लैक स्वॉन इवेंट्स होती है ना, उन्हीं से खतरा है आपको,
नहीं तो मार्केट इंट्राडे उछल कूद के ना शांत हो जाती है कई बार। लेकिन इंट्राडे वालों को जो जेन स्ट्रीट मूवमेंट से ना उन्होंने बहुत दुखी किया, क्योंकि दिन भर में आपका ऊपर भी जा रहा है नीचे भी आ रहा है। तब जब तक लोग समझ पाए, मेरा मतलब आई लॉस्ट ऑलमोस्ट 50 लाख रुपीज इन जेन स्ट्रीट मूवमेंट्स, है ना। तो फाइनली मतलब इसलिए पिछले 1-2 साल के मेरे प्रॉफिट्स उतने ज्यादा नहीं बने, साल तो हर एक प्रॉफिट में रहा, लेकिन वो जो इंट्राडे मूवमेंट्स जब तक समझ में आया कि कोई इतना बड़ा गेम खेल रहा है तब तक लॉसेस ऐड हो गए थे ना। तो वो तो बाकी प्रॉफिट्स अच्छे रहे तो अपना चैन से बैठे कि चलो पैसा बन रहा है ये। अतुल जी, अच्छा आप एक्सपायरी डे पे उस एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करते, रीजन क्या है? आप सोचते हो ना मंडे को ही एग्जिट कर लो पोजीशन, क्यों? क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा बार ऐसा होता है कि लेने के देने पड़ जाते हैं यार, 4 बार कमा भी लिया। उल्टा हो रहा है सर, एक्सपायरी डे ज्यादा अच्छा निकलता है। हाँ, तो इसलिए मैंने इस महीने 2 बार कर ली थोड़ी थोड़े अमाउंट से, लेकिन वहीं पे मैंने थोड़े से रूल, खैर पैसा भी बन गया उसमें, ऐसा नहीं है, पर मैं चाहता यही हूँ कि ना करूँ। भले ही इस एक्सपायरी को मैं अगले वीक की एक्सपायरी में खेल लूँ, मान लीजिए आज एक्सपायरी है तो मैं मेरे पास मान लीजिए 50 लाख रुपए, जो स्ट्राइक अभी बेची हुई थी जो मंडे एग्जिट करी, वो आप अगले वीक की सेल करके बैठ जाओ। हाँ मतलब कि मैं मान लीजिए आज की एक्सपायरी है और सुबह सुबह सपोज कुछ लोग 20-20 रुपए का 10-10 रुपए का स्ट्रैंगल बना लेते हैं, है ना, शॉर्ट स्ट्रैंगल बना लेते हैं। तो इंस्टेड ऑफ दैट मैं प्रेफर करूंगा कि अगले हफ्ते का एक्सपायरी का मैं 40-40 रुपए का आज बना लूं, है ना। तो और लेकिन इस व्यू से कि एंड ऑफ डे तक मेरे को इसको क्लोज करना है ना, वो नहीं, क्योंकि उसकी पोजीशन तो मेरी ऑलरेडी बनी हुई है कहीं ना कहीं, है ना, अगले हफ्ते की। तो मैं आज की एक्सपायरी से ज्यादा प्रेफर कर रहा हूँ कि अगले हफ्ते में कर लूं, क्योंकि उसमें चीजें मेरे कंट्रोल में जरा ज्यादा रहती हैं। आज की एक्सपायरी में सब कुछ मार्केट के कंट्रोल में है ना, वो एक तरफ खेल गई, 100 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर चली गई। लेकिन आपने सही बोला कि इस महीने तीन एक्सपायरीज तो बहुत ही स्मूथ गई हैं, बिना कुछ किए मार्केट ने फ्री में पैसा दिया है। वो 1% हम लोगों ने तोड़ दिया, वो 1% का दिन था। तो वो चीजें मतलब होती हैं। तो मैं अपने ये छोटे वाले अकाउंट में आजकल थोड़ा सा सेंसेक्स की एक्सपायरी भी करने लगा हूँ, पर इट इज वेरी स्मॉल कैपिटल, क्योंकि मेरे को कंफर्ट उसमें आता नहीं है। और हाउ डू यू मैनेज मल्टीपल अकाउंट्स, दैट टू एक ज़ीरोधा एक आईसीआईसीआई, यूआई डिफरेंट होगा पूरा। इतने सालों से चल रहा है, मेरे को तो कुछ फील, मैं तो मतलब दोनों की ट्रेडिंग दिन में बीच में 1-1.5 घंटे जिम पे जाता हूँ, तो उसमें भी दोनों की ऐप में देखता रहता हूँ कि कुछ ज्यादा बड़ा हो गया तो थोड़ा एक आधी ट्रेड वैसे ले लेता हूँ हर 15 मिनट। कोई रीजन अलग अलग करने का, कोई रीजन सर एज सच? नहीं, बस ऐसे ही है बाय डिजाइन मेरे, मतलब आईसीआईसी डायरेक्ट में पिछले जब से आईसीआईसी डायरेक्ट खुला तब से हूँ, मतलब 20-22 साल से हूँ, तो ये आदत है। तो ऐसा कुछ नहीं है रीजन, पर मेरे को कंफर्टेबल आईसीआईसी डायरेक्ट में ज्यादा लगता है, क्योंकि फुल सर्विस ब्रोकर है, 2 बंदे हैं जो मेरा फोन बजते ही फोन उठा लेते हैं और कोई भी ट्रांजैक्शन बोलूं वो भी कर देते हैं, जबकि मैं कराता नहीं हूं उनसे, लेकिन देयर इज ऑलवेज समबडी हु कैन पिक अप माय कॉल एंड डू व्हाटएवर आई वांट। अगर आप इफ यू आर ट्रैवलिंग कंट्री के बाहर हो, लेट्स से चाइना और समवेयर, वहां से चलता है ये सब, एंजल वन, आईसीआईसीआई, ऑल दिस इजीली ऑपरेट होता है, कोई पंगा नहीं आता? चाइना तो नहीं पता, बट बाकी सब जगह से चलता ही है। ट्रैवल करा नेक्स्ट वीक, सो पता नहीं। मैंने यूएस से किया है, मैंने दुबई से, सिंगापुर से, मैक्सिको से, मैं तो जहां भी आता हूँ ट्रेडिंग, मतलब आज कुछ फ्लो नहीं होता, सही चलता है। नहीं, आज तक मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने कम से कम 10 कंट्री से ट्रेडिंग की होगी, इट हैज नेवर गिवन मी एनी इशू। और बताइए देवेंद्र जी, फास्ट एंगल, जो लोग क्वेश्चंस टाइप कर रहे हैं पूछोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो थोड़ा अपनी ट्रेडिंग के बारे में किससे कहानियां सुनाओ यार। केपीएल जी, आपका पूरा नाम क्या है? केपीएल अन्नप्पा। सर मैं रोहित हूँ सर, एक डाउट था सर। हाँ रोहित। सर मैं भी अभी ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट किया, अराउंड 6 मंथ हुआ है, तो मैं भी फार एक्सपायरी लेता था। दिवाली पे एकदम से मार्केट, मतलब मैंने कुछ पैसा बनाया, उसका 50% दिवाली पे चला गया, और जो 800 पॉइंट्स का मूव आया था उसमें, और मैं थोड़ा एग्रेसिव भी हो गया, ये मुझे रियलाइज हुआ, क्योंकि जैसे मैंने 3-4 मंथ्स प्रॉफिट हुआ, तो वो वाला मंथ मेरा मैंने उसमें काफी कैपिटल लगा दी थी, इसलिए हो गया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने बात की कि वही लॉस कब बुक करना है, किस स्टेज में? मान लीजिए आपने कहा कि 1 महीने बाद की है एक्सपायरी, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बैठे रहेंगे। लेकिन अगर वीकली एक्सपायरी में जा रहे हैं तो वो लॉस कब बुक करना है?
अभी जैसे 25 ये 26 अगर मान लीजिए 300 है और मार्केट 26,100 पे है और आपकी 3 दिन बाद एक्सपायरी है, तो उसमें कब लॉस बुक करना है, मैं ये जानना चाहता हूँ सर। तो आप पर्टिकुलरली आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हो या कोई भी स्ट्रेटेजी हो? हाँ, पर्टिकुलरली आयरन कॉन्डोर। और जो आपने बोला कि फार एक्सपायरी में जो दिवाली के टाइम पे हुआ था, वो क्या सिचुएशन? हाँ सर, उस समय क्या हुआ था, मतलब व्हाट हैपेंड देयर? सर अराउंड 800 पॉइंट्स का 2 वीक्स में मूव आया था और 800 पॉइंट्स अगेन एक्सपायरी ली हुई थी। को मतलब फार एक्सपायरी मतलब फार स्ट्रेट एक्सपायरी या फार एक्सपायरी की मतलब 2 महीने बाद की एक्सपायरी है, क्या बोल रहे हैं? ना उसी महीने की एंड की एक्सपायरी ली हुई थी। 2 महीने की, ओके। तो देखिए, सबसे इजीएस्ट तरीका इस काम का ये है कि आप ना अपना अकाउंट लेवल या स्ट्रेटेजी लेवल एक स्टॉप लॉस दिमाग में रखो, क्योंकि अब वो नंबर मेरे लिए 2% हो सकता है, आपके लिए 1% हो सकता है, डजंट मैटर। क्या है कि जो ऑब्वियसली लॉसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन जो खुशी आपको एक अपना रूल यूज करके उसको लॉस में काटने में मिलेगी, क्योंकि कंट्रोल आपके हाथ से मेरा तो पैरामीटर वही है। मैं एक्चुअली आंख बंद करके बैठ जाता हूँ कि यार मेरे कंट्रोल से चीजें निकल रही हैं कि नहीं, तो निकल रही हैं, और प्लस मेरा लिमिट आ गया तो मैं उसको काट ही दूंगा। नहीं तो अगर अभी भी मेरे कंट्रोल में है, केवल आईवी स्पाइक की वजह से चढ़ गया, लॉस हो गया, तो ठीक है, नहीं तो काटो आप। मैं बस ये बोलता हूँ कि अगर हाई आईवी में आपने अपनी लॉस में पोजीशन काटी है, तो ये करो कि उसी हाई आईवी में नई पोजीशन बना लो, नहीं तो लो आईवी में आप उस लॉस को कभी रिकवर नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि आप लो आईवी में सेटअप भी बनाओगे तो आधे प्रीमियम रह चुके होंगे। तो आप ये करो, हर इंसान को ये करना चाहिए कि अपना स्ट्रेटेजी लेवल ओवरऑल लॉस डिफाइन कर ले। एडजस्ट कर करके भी आपका लॉस वहां पहुंच रहा है तो पूरे को काट दो, और फिर या तो सेम मंथ में या तो सेम एक्सपायरी में या उससे अगली एक्सपायरी में फ्रेश पोजीशन बना लो, या फिर चाहो तो 1-2 घंटे का ब्रेक लेके फिर बना लो। वही लगता है कि वो कहीं एग्रेसिव डिसीजन तो नहीं हो रहा कि वो लॉस रिकवर करने के चक्कर में तुरंत ले ली। हाँ, तो इसीलिए आपकी रूल बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप आपने अपने रूल्स में क्या लिखा हुआ है कि ऐसे मेरे को क्या करना है, क्योंकि उस समय किसी की एडवाइस आपको काम नहीं आएगी। आपके अपने एक्सपीरियंस से जो आपने रूल्स बनाए हुए हैं, उन रूल्स को फॉलो करो, और उसमें आपको प्रॉफिट हो लॉस हो, आई थिंक डजंट मैटर, एज लॉन्ग एज आपको खुशी होनी चाहिए कि मैं अपने रूल्स पे स्टिक रहा। तो ये जो लॉस मैंने बुक किया है ये मेरे रूल्स के हिसाब से है, तो ले लो यार। ऑप्शन सेलर हो तो घबराने की कोई बात नहीं है, बता रहा हूँ कि एज लॉन्ग एज आपके पास हेज है ना, ऑप्शन सेलर में आप पैसा बनाओगे ही बनाओगे। अगर आपने, हमें बताओ, कहीं से भी उठा के आप कचरा रूल्स भी ले आओ ना, 2 महीने में आपके सब रूल्स सेट हो जाएंगे उन रूल्स को इम्प्रूव करते करते। अच्छा सर, एक और ये प्रीमियम्स को लेकर डाउट था। जैसे आप 40 का प्रीमियम मान लीजिए सेल करते हैं, उसका हेज 20 का बाय करते हैं 50% पे, या आप 40 का सेल करते हैं और आप 10 का हेज बाय करते हैं, तो उसमें होता क्या है, एक स्पान मनी रहता है जो बढ़ता जाता है। आप जितना कम का बाय का हेज लेंगे, आपका स्पान मनी बढ़ जाता है, जो आपके कैश कंपोनेंट से ब्लॉक होता है। तो वो वाला जो है वो हम अपने प्रॉफिट में कंसीडर नहीं करते जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं ना, लेकिन आपका पैसा तो उसमें ही फंसा हुआ है। मतलब प्रॉफिट तो आपके ओवरऑल मनी पे ही हो रहा है ना, तो सब कुछ कंसीडर करना पड़ेगा आपको। आप ये क्यों बोल रहे हो उसको कंसीडर नहीं करते हैं? हाँ, जैसे आपने कहा कि हम लोग एडजस्टमेंट के लिए भी पैसा रखते हैं, तो वो भी हमारे परसेंटेज पे आ गया। हाँ, मतलब देखिए, फाइनली तो आपको जो ओवरऑल आपकी कैपिटल है ना, तो ये आपको काउंट करना है ना। मतलब देखिए, मेरा जो, अच्छा, एक कोई आईसीआईसीआई डायरेक्ट के बारे में पूछ रहा था, मेरा तो आईसीआईसीआई का डायरेक्ट का टेक्निकली मेरा पूरा अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि आईसीआईसीआई डायरेक्ट 1 भी रुपया आपसे उसमें मेरे को 1 भी रुपये का मार्जिन अपनी पॉकेट से नहीं देना पड़ता, पूरा मैं प्लेज करके ले सकता हूँ ना। 50-50 वाला रूल, तो सपोज मेरे 50 वाला रूल नहीं है उसमें। नहीं, आईसीआईसीआई डायरेक्ट में 50 वाला रूल नहीं है, लेकिन आईसीआईसीआई डायरेक्ट की प्रॉब्लम ये है कि उसकी ब्रोकरेज बहुत ज्यादा है ना। ओके। तो मान लीजिए मैं 5 करोड़ की कैपिटल भी यूज कर रहा हूँ, तो मैं जो मेरा मार्जिन 5 करोड़ का जनरेट हो रहा है ना, ट्रेडिंग मार्जिन, तो मंथ एंड में मैं मेरी सारी कैलकुलेशन उस 5 करोड़ पे चलती है, भले ही मेरी अपनी जेब से तो उसमें एक भी पैसा नहीं लगा हुआ है ना। अब उसमें 4 करोड़ + 1 करोड़ दैट डजंट मैटर, है ना। उनमें से मेरा मतलब 1-2 करोड़ का मेरा
लिक्विड फंड्स हो, पर आईसीआईसीआई बैंक में ये भी जरूरी नहीं कि लिक्विड फंड हो, आपको पूरी कैपिटल पे मार्जिन मिलता है, उससे आप पूरी ट्रेडिंग करो, ऑप्शन सेलिंग, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक और क्वेश्चन था, जैसे आपने निफ्टी 20 ले लिए, या हम लोग बॉन्ड्स की बात कर रहे थे वो ले लिया, या स्टॉक्स लिए रखे हैं, उनको हमने प्लेज किया हुआ है। अब वो अगर ब्लैक स्वॉन इवेंट के टाइम में अगर मार्केट डाउन जाता है और आपकी पोजीशंस लगी हुई है, तो उस टाइम ये कैसे रिएक्ट करता है, ये वाला कंपोनेंट, प्लेज वाला कंपोनेंट? हाँ, तो देखिए, अगर ब्लैक स्वॉन इवेंट आता है तो बहुत चैलेंजिंग टाइम हो जाता है। उसके दो रीजन है, एक तो क्या है कि आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू गिर रही है ना, और दूसरा ये होता है कि आईवीज बढ़ जाते हैं बहुत ज्यादा। तो जिस पोजीशन के लिए आपको मान लीजिए 2 लाख मार्जिन चाहिए था, उसी पोजीशन के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट भी 3 लाख हो जाएगी, क्योंकि आईवी बढ़ जाएगा, है ना। तो उसमें देखिए, ब्रोकर का तो सिंपल फंडा है, वो तो अपने फॉर्मूला के हिसाब से आपकी पोजीशंस भी काटेगा, और फिर आपकी जो प्लेज की है वो भी काटता जाएगा वो, है ना। तो आपको थोड़ा प्रोएक्टिव होके, मतलब ब्लैक स्वॉन इवेंट देखिए, मैंने मतलब जो भी थोड़ी बहुत ब्लैक स्वॉन इवेंट्स देखे हैं, वो रशिया यूक्रेन वॉर वाली हो गई है ना, कोविड टाइम पे तो मैं ट्रेडिंग करता नहीं था, तो मेरे को आई कांट से अबाउट इट, लेकिन मेरे को लग रहा है रशिया यूक्रेन में जो हुआ कोविड टाइम में भी होता तो उससे बुरा नहीं होता, क्योंकि उस टाइम तक तो मेरी हेज आई चुकी थी। लेकिन जो आईवी स्पाइक उसमें होता है, उसकी वजह से मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ती है, उसका कोई तोड़ नहीं। कोविड टाइम में तो विक्स भी 70-80 हो गया था, है ना। उसमें ऐसी इवेंट आती है तो आपका कैश कंपोनेंट जितना ज्यादा होगा आपके लिए उतना ही बढ़ेगा। इसलिए जो 50-50 वाला रूल है ना कहीं सही भी है वो, कि आप, हाँ, मतलब वो केस में तो आईसीआईसीआई में तो बहुत लॉस हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर उसमें भी मेरा मतलब डिपेंड करता है ना, कि मान लीजिए मेरी 5 करोड़ की लिमिट है, पर मैंने हो सकता है उसमें से 2.5 करोड़ रुपए अपने लिक्विड फंड से जनरेट कर रखी हो। तो इट ऑल डिपेंड्स, कि इसीलिए कई लोग हैं, जैसे दीपेन जी है, वो तो अधिकतर स्टॉक मार्केट नॉन मार्केट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ही प्लेज करते हैं, है ना। उन्होंने कोई पोर्टफोलियो नहीं बनाया एक तरह से, तो हाँ, वो भी एक अच्छा स्ट्रेटजी है लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ, तो आप क्या कर सकते हो कि मान लीजिए मार्केट हाई है काफी, तो आप बिल्कुल भी पैसा मार्केट में मत डालो, सारा लिक्विड फंड वगैरह में डाल दो। मार्केट में किसी दिन 5-7-10% का डाउन मूव आ गया, तो लिक्विड फंड से निकाल के पैसा इंडेक्स खरीद लो, निफ्टी बैंक निफ्टी। मैं तो ये करता हूँ, मेरी तो थ्योरी है, जब भी टॉप से मार्केट 2, 2.5, 3, 4, 5% गिरती है ना, मैं तो पैसा डाल देता हूँ मार्केट में, क्योंकि मेरा बिलीव ये है कि मार्केट इवेंचुअली तो हमेशा ऊपर ही जाएगी। और इसका मेरे को काफी फायदा भी हुआ, क्योंकि देखिए इन जनरल मार्केट ऊपर नहीं है इस समय, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी तो लाइफ टाइम हाई के आसपास है, और मेरी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट अभी निफ्टी बैंक निफ्टी सर, मैंने ये क्वेरी डाली थी कि सेंसेक्स 1% से ऊपर था, मेरा ETF 0.22% था, ऐसा क्यों था? और बढ़ा भी नहीं उतना, अभी भी नहीं बढ़ा। कौन सा ETF? सेंसेक्स ETF था 1% से अप था सेंसेक्स परसों, दो दिन पहले, बट मेरा ETF 0.22% ही बढ़ा था सेंसेक्स। तो ऐसा क्यों होगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सर, आप ग्राफ में दिखा देता हूँ आपको, आप देख लो जो सेंसेक्स बढ़ा है या निफ्टी बढ़ा है, उस रेट में ETF नहीं बढ़ा है। नहीं, मतलब कि जो इंस्ट्रूमेंट कितना बड़ा है उसका ETF उतना ही बढ़ना चाहिए। हाँ, नहीं बढ़ा, वही मेरा क्वेरी था सर। तो एंड ऑफ डे तक भी वही सीन रहा कि अलग अलग हो गया? नहीं, एंड ऑफ डे तक नहीं बढ़ा सर, वो 0.22 ही बढ़ा। और आप अगर आप पांच दिन में देखोगे तो सेंसेक्स 0.5% बढ़ा है, और सेंसेक्स का ETF if we see for 5 days it is 0.26। ऐसा क्यों है पता नहीं। नहीं, आप पूरे ऐसा करो, उसमें पूरे हफ्ते का देख लो क्या डिफरेंस हुआ है। नहीं है, मतलब मेरा बुक होना चाहिए था उस हिसाब से, मैं 3.5% पे प्रॉफिट पे बुक कर लेता हूँ। नहीं, इतना नहीं होना चाहिए, तो मतलब 4-5 दिन का मिला के देख लो या तो, क्योंकि इस बीच ऐसा भी नहीं है कोई मेजर डिविडेंड वाला कुछ ऐसा हुआ, वैसे वो रीइन्वेस्ट हो जाता है उसमें, आइडियली नहीं होना चाहिए। और कुछ होता है तो देखिए इवेंचुअली थोड़ा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ETF है वो अंडरलाइन से ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि अंडरलाइन में डिविडेंड काउंट नहीं होते ना, ETF में तो डिविडेंड रीइन्वेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए मेरे को समझ नहीं आया, मैंने मार्केट आवर्स में भी पूछा था लोगों से, बट किसी ने कुछ रिप्लाई नहीं किया। मार्केट आवर्स में ना मैं थोड़ा सा व्हाट्सएप कम ही देखता हूँ, क्योंकि इतने सारे उसमें चलता रहता है ना ग्रुप्स में, तो अनलेस कोई मेरे को टैग करके कोई क्वेश्चन पूछे तो मैं जनरली, और फिर लोग ही पूछते हैं, लोग ही आंसर कर देते हैं। उस पूरे प्लेटफॉर्म का फायदा ये है कि लोगों को आंसर मिलना चाहिए, कौन दे रहा है इट डजंट मैटर,
तो पर ऐसा होना नहीं चाहिए, खासकर अच्छे इंडाइसेस में। निफ्टी, बैंक निफ्टी में तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि मतलब गारंटी है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि उतना ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए। तो फिर 4-5 दिन का देख लो आप, आइडियली इट शुड बी। पर हाँ, जो बदमाशी गोल्ड ईटीएफ में होती है, सिल्वर ईटीएफ में होती है, हैंग सेंग में होती है, वो तो बहुत ही खतरनाक चीजें हैं। मतलब उसमें तो अंडरलाइन कहीं जा रहा है और आपका ईटीएफ कहीं जा रहा है, क्योंकि वो डिमांड सप्लाई का इशू हो जाता है। लेकिन मेजर इंडाइसेस में डिमांड सप्लाई का इशू नहीं होना चाहिए, जो इंडिया बेस्ड है और जो बेस्ड है वो सेम ही होना चाहिए। पर हाँ, नेट नेट आपको ईटीएफ इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न देगा, क्योंकि ईटीएफ में डिविडेंड ऐड होता रहता है, ये बात याद रखो आप लोग। पर एक बार डेटा चेक करके बताना मेरे को। हाँ, वीक का भी डेटा चेक कर लेना। देखता हूँ आपको सर, कंपैरिजन लास्ट 30 डेज वीकली। ये आईवी जो है, आईवी स्पाइक आपको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो आईवी तो आप क्या नाम है आपका? सॉरी, सुनील। सुनील। हाँ, तो सुनील देखिए, आईवी स्पाइक मतलब आईवी का आप जो भी पर्टिकुलर ऑप्शन है आपका, उसके ग्रीक्स में जाओगे तो उसका आईवी आपको दिख जाएगा ना। ये ऑप्शन चेन में भी दिखता होगा? ऑप्शन चेन में टू श्योर के, एक सेकंड आप ब्रेक्स देखोगे तो दिखेगा। हाँ, दिखेगा ही ना, मतलब कई जो लोग भी नहीं बोल रहे हैं, थोड़ा म्यूट पे रखो अपने आप को, अच्छा रहेगा। तो आपको ग्रीक्स में सारे मिल ही जाएगा, है ना। ओके, कैमरा लगा रखा है तो नीचे मेरे को नई टैब खोलने में दिक्कत हो रही है। तो आईवी स्पाइक तो मतलब आईवी स्पाइक को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए, नहीं तो बिना बात के ना हम लॉस करके बैठ जाते हैं और आईवी वापस अपनी जगह पहुंच जाता है। तो ये चीज इसमें बिल्कुल फंसने की जरूरत नहीं है आपको। सर वेगा थीटा रेशियो से भी तो आईवी को जो है मेजर किया जा सकता है, आईवी स्पाइक वेगा थीटा रेशियो। हाँ, वेगा थी मतलब बहुत तरीके हैं फाइनली, है ना। तो लेकिन जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा रहेगा। हाँ वो नहीं, मतलब बेसिकली आप ये कह रहे हैं जब आईवी स्पाइक हो उस समय आप बेच दो, दैट इज द राइट टाइम टू सेल। हाँ, लेकिन थोड़ा सा आपका व्यू होना चाहिए मार्केट को लेके। ऑब्वियसली आईवी स्पाइक अगर हो रहा है तो कई बार किसी ना किसी रीजन से ही होता है कि कई बार क्या है, कहीं कुछ बड़ी खिचड़ी पकड़ी है जो हमें नहीं पता है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आईवी स्पाइक का फायदा उठाने का, और लेकिन फिर भी मैं इमीडिएट एक्सपायरी में नहीं बेचता, मैं थोड़ा सा दूर की एक्सपायरी में करता हूँ, जिससे मेरे को थोड़ा एडजस्टमेंट का टाइम मिल जाए। अगर मेरा वो तो मैं तेज आईवी में बेचता हूँ, और फिर जब आईवी थोड़ी कूल डाउन होती है तो उसकी हेजेस खरीद लेता हूँ, जिससे कि तो मेरे को थोड़ा हेज भी मिल जाता है बाद में। ये विक्स जब बढ़ता है तब आईवी स्पाइक को कोरिलेशन होगा उसका कि नहीं रहता है? नहीं, बहुत हद तक कोरिलेशन रहता है। तो मतलब लगभग बराबर तरह से ही चलते हैं, आप ये समझ लीजिए, विक्स और आईवी ना। ओके, बढ़ेगा तो आईवी बढ़ेगा, विक्स घटेगा तो आईवी घटेगा। वो फाइनली आईवी विक्स का बच्चा ही है एक तरह से, है ना। नहीं जैसे आप मैं जो हूँ आईसीआई, जैसे आप आईसीआई डायरेक्ट में करते हैं, मैं भी आईसीआई डायरेक्ट में करता हूँ, तो उसमें ये आईवी स्पाइक कहाँ पर देख सकते हैं कि आईवी स्पाइक है अभी? कैसे, मतलब हाउ डू यू आइडेंटिफाई दैट कि दिस इज द, और इज इट द ऑप्शन प्राइसेस गोइंग अप दैट इटसेल्फ मींस आईवी इज गोइंग अप? या मतलब आईवी तो देखिए आईसीआई डायरेक्ट में भी आपको आईवी हर एक ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो उसके सारे ग्रीक्स आपको दिखाई देता है, वो है ना कि लेकिन हाँ, वो ये नहीं दिखाया कि इसमें अभी सुबह से कितना चेंज हो चुका है। वो थोड़ा आपको या तो मेंटली कैलकुलेट करना पड़ेगा या किसी और प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा जिसमें आप पहले का आईवी देख सके, बाद का आईवी देख सके। लेकिन बाय डिफॉल्ट आप समझ लीजिए कि विक्स चल रहा है तो आईवी भी चल रहा है, लेकिन इट इज ओनली फॉर इंडेक्स। अब इंडिविजुअल स्टॉक्स का जो आईवी होता है ना, वो विक्स पे डिपेंडेंट नहीं होता, क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक में रिलायंस में क्या घमासान मच रहा है उसका रिलायंस का अपना होगा, वो तो ठीक है, वो तो सही है। रिलायंस की फैक्ट्री में आग लग गई या अंबानी की शादी हो गई या जो भी है, मतलब उतना है उसमें। तो विक्स इज ओनली रिलेटेड टू मतलब निफ्टी 50 इंडेक्स, दैट इज रिलेटेड टू इंडेक्स, दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट। मूवमेंट का आइडिया एग्जैक्ट तो नहीं लगता? क्या बोल रहे हो सर? विक्स का जो चेंज होता है उससे निफ्टी कितना मूव करेगा इंट्राडे में, वो एग्जैक्ट तो नहीं निकलता। जैसे कुछ दिन पहले विक्स को फार्मूले से 200 पॉइंट निकल रहा था, निफ्टी 300 पॉइंट एक दिन में मूव मार गया। नहीं, उससे
मतलब कि इट इज अ जनरल गाइडलाइन कि विक्स इतना चेंज होगा तो निफ्टी का मूवमेंट इस रेंज में रहना चाहिए, पर वो कोई उसके बेस पे आप कोई अपनी ट्रेडिंग कर नहीं सकते हो। लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको, जैसे मैं आजकल बोलता हूँ कि इन जनरल निफ्टी दिन में 200 पॉइंट ऊपर नीचे मूव कर रहा है ना, तो उस तरह के आप थोड़े बेसिस बना सकते हो। और वो इसलिए कर रहा है क्योंकि विक्स मान लीजिए 11-12 के बीच में है। अगर विक्स 15-16 के बीच में होगा तो शायद निफ्टी एवरीडे 300 पॉइंट कैंडल देगा आपको, है ना। तो थोड़े से 2 मिनट कर ले रहे हैं। तो थोड़े से ना ये आप अपने दिमाग में ये चीजें मतलब कर सकते हो, पर ऐसा कोई गारंटीड नहीं है कि इतनी ही रेंज में रहेगा, है ना। सर हमने गलती से जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ली अब स्टॉक्स में 5 लाख की, तो अब उसमें प्लेज हो नहीं रहा है, तो क्या मैं इसको जीरोधा में ले जा सकता हूँ बिना जो है सेल और बाई किए? वो तो आपको अब स्टॉक से पूछना पड़ेगा। मतलब आइडियली तो आप कोई भी चीज ट्रांसफर कर सकते हैं, शेयर्स तो हो जाते हैं आराम से ट्रांसफर नहीं कर सकते। हाँ, आपको चेक करना पड़ेगा यूट्यूब पे। मैं तो दूसरे के अकाउंट में किया, अपने अकाउंट से मदर के अकाउंट में भी किया मैंने, सो इट्स पॉसिबल। हाँ, मतलब कि सब चीजों के ट्रांसफर पॉसिबल है। उसके लिए थोड़ा सा मैनुअल प्रोसेस करनी पड़ेगी, हो सकता है फॉर्म वॉर्म भर के साइन करना पड़े, बट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मैं इतना 100% श्योर नहीं, पर हो जाना चाहिए। मतलब फाइनली आपकी एसेट है, आप बुक कर रहे हो, तो यही स्टॉक्स वगैरह का मतलब डिजिटल एसेट्स का यही फायदा कि आप कहीं से भी कहीं भी मूव कर सकते हो, पर प्रोसेस थोड़ी लंबी हो सकती है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कैश कंपोनेंट, अगर हम टोटल में कैश कंपोनेंट से अगर जो है मार्जिन प्लेस करके अगर सेलिंग करना चाहूँ तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती 50% वाली? नहीं, टोटल कैश से तो कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है ना, वो तो आपका जैसे टोटल गवर्नमेंट सिक्योरिटी मैंने 10 लाख रुपए के ले ली, तो उनको टोटल मार्जिन 10 लाख रुपीस काउंट होगी, उसके लिए 50% का फाउंडेशन नहीं है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन टोटल आपको शायद 95 या 90 मिलेगा, 100% कहीं नहीं मिलता मार्जिन। यस हेयर कट हो जाएगा सर। इसके बाद जो है जैसे कि 10 लाख का लेने के बाद के मैं 5 ही लाख तक का ट्रेड कर सकता हूँ कि टोटल जो है 9 लाख का पूरा ट्रेड कर सकता हूँ? 9 लाख का टोटल 9.9 लाख। ओके, थैंक यू सर। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हेलो सर मेरा क्वेश्चन था। खैर बोलो सर, ये जो आईसीआईसीआई डायरेक्ट में जो वर्किंग चार्जेस लेते हैं उसमें सर पर ऑर्डर लेते हैं या लॉट के हिसाब से लेते हैं सर? वो डिपेंड करता है आप किस तरह के प्लान में हो। आईसीआईसीआई डायरेक्ट के अधिकतर जो चार्जेस है बाय लॉट हैं, लेकिन जैसे एक मैं जो मार्केट ऑर्डर्स करता है ना, ऑर्डर स्लाइसिंग करके एक फैसिलिटी होती है, अगर मैं ऑर्डर स्लाइस कर दिया तो फिर वो पर ऑर्डर चार्ज लगता है उसमें। क्योंकि आपने जो मुझे आइडिया नहीं था ये प्लेज वाला फुल मार्जिन यूज वाला, ये तो अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर ज्यादा ओनली ऑप्शन सेलिंग ही करना है मुझे तो सर उसमें तो डेट फंड में लगा के फायदा नहीं, कि उसमें 6% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो निफ्टी 20 ही अगर मैं ले लिया तो उसका लॉन्ग टर्म के लिए 12% तो मिल ही जाता है ना सर उसमें निफ्टी 20? नहीं 12% नहीं मिलता यार निफ्टी 20 में, क्या बात, मतलब हाँ सॉरी निफ्टी 20 में अगर मैं 10 साल का रख लिया 10 ईयर्स, अभी भी मैं भाई करता हूँ 10 ईयर्स होल्ड करता हूँ, तो इन एवरेज तो आ जाएगा 12%। करेक्ट। तो मैं वही अभी मेरे मतलब आपने बताया था, पता चला कि प्लेज फुल मार्जिन यूज करने देते हैं, और मैं भी अभी आपसे सीखा कि ऑप्शन सेलिंग ही कर रहा हूँ, तो फिर बाकी लिक्विड फंड बाई करके उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा नहीं शायद अगर फुल दे रहे तो। ठीक है, थैंक यू सर। मैं फिर कांटेक्ट करता हूँ आईसीआईसीआई डायरेक्ट से कैसे ओपन करना है अकाउंट। बिल्कुल आईसीआईसीआई डायरेक्ट के बाद थोड़ी सी उनकी जो ऐप है वो इतनी अच्छी फ्रेंडली नहीं है जितना जीरोधा का है, पर लैपटॉप में तो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे कि मैं अपने आईटीआर पर जो है लोन ले लूं, मतलब कि मार्जिन लिमिट ले लूं किसी बैंक से, जैसे आईसीआईसीआई डायरेक्ट से, जैसे कि मैंने 10 लाख या 15 लाख का लिमिट ले लिया, जब आईनी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए तो उस कंडीशन में मैं उस बैंक के मार्जिन का यूज कर सकूं आईसीआईसीआई डायरेक्ट में? क्या ये पॉसिबल है, जैसे कि मेरे पर्सनल लोन टाइप का? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। मतलब आप जैसे कई लोग एफडी पे ओवरड्राफ्ट क्रिएट कर लेते हैं, है ना, जब आपको लग रहा है कि आईबी आपके लिए फेवरेबल है तो उसको यूज कर लो, मतलब क्या दिक्कत है, वो तो आपके लिए कैश लोन हो गया ना एक तरह से। यस फैसिलिटी अवेलेबल है आईसीआईसीआई डायरेक्ट के ऐप पे? क्या चीज? ये फैसिलिटी अवेलेबल है आईसीआईसीआई डायरेक्ट के ऐप पे कि मैं वहां से जो है मार्जिन बढ़वा कर यहाँ पे जो है क्रेडिट कर सकता हूँ?
हाँ देखिए मतलब ये फैसिलिटी तो देखिए, अगर आपने मतलब ओवरड्राफ्ट टाइप का लोन लिया फिर तो आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, आप डायरेक्टली उस पैसे को निकाल भी सकते हो बैंक से। वो कोई मार्जिन नहीं है ना, वो तो आपका लोन है, मतलब वो तो आप आईसीआईसीआई डायरेक्ट से निकाल के उस पैसे को कहीं और भी यूज कर सकते हो। सर मैं ये चाह रहा था कि जैसे मतलब कि एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि 10 लाख रुपए का मैंने लोन ले लिया और 10 लाख रुपए मेरे पर्सनल है जिससे मैंने ट्रेड लिया हुआ है। एक बार की आईवी जो है फ्लेक्स हो गई, मतलब कि बहुत ज्यादा हाई हो गई, इंक्रीज हो गई आईवी, तो उस कंडीशन में मैं ये सोच रहा था कि जैसे जो मैंने वहां से लिमिट बनवाई है 10 लाख रुपीज की, उस पर मैं कोई ब्याज तो दे नहीं रहा हूँ, कोई इंटरेस्ट तो पेड कर नहीं रहा हूँ, तो जब मैं जिस टाइम तक के लिए वो पैसा यूटिलाइज करूँ, टाइम तक के लिए वो पैसा देखिए जो आपने 10 लाख पहले बोले हैं उन पे तो इंटरेस्ट दे ही रहे हो ना? वो मेरा है। जैसे जो 10 लाख है मैंने ऑलरेडी ट्रेड ले रखा है और 10 लाख रुपए से मैंने जो है वहां से लिमिट ले रखी है आईसीआईसीआई डायरेक्ट से उनके पे ट्रेड करने की। नहीं वो लिमिट कहाँ से जनरेट हुई है, मैं समझा नहीं। वो लिमिट आईटीआर से जनरेट हुई, पर्सनल लोन टाइप का। पर्सनल लोन से जनरेट हुई? हाँ, पर्सनल लोन टाइप का जो है लिमिट बांध दिया बैंक ने, तो जब मैं उस लिमिट को यूज करूं तभी मेरा इंटरेस्ट लगे, मतलब जैसे मैंने उसमें से 7 लाख यूज कर लिए और फिर वापस उसको कर दे, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? हाँ तो वो एक तरह से वो आपका पर्सनल अलग से लोन हो गया ना, उस पैसे से आप जो चाहे करो, मतलब क्या दिक्कत है? पर्सनल लोन पे तो हर महीने ब्याज देना पड़ेगा ना। वो तो आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन एक तरह से समझ लीजिए आप ब्याज लेके पैसा लाए, उस पैसे से आपको जो करना। ओके सर। जैसे मेरे कुछ 1-2 बड़ी एफडीज हैं, कभी कभी मेरे को मार्केट बहुत फेवरेबल दिखती है तो उन एफडी पे मैंने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्रिएट की हुई है ना, जिससे मैं लोन ले सकता हूँ, है ना। सपोज वो मेरे को एफडी में 6% मिल रहा है तो वो जनरली 1.5 या 2% एक्स्ट्रा लेते हैं, तो वो एक्स्ट्रा पैसा मैं यूज करके जितने दिन यूज करूंगा उतने पे वो इंटरेस्ट लेगा। तो वो तो मतलब हर बैंक करने लगा है आजकल, है ना। आपके ही पैसे पे आपको लोन दे रहा है, उसको क्या दिक्कत है? उस पैसे से आप दो अकाउंट से निकाल लो, कैश विड्रॉ कर लो। एक क्वेश्चन और पूछ सकता हूँ, जैसे कि मैं जो है ये सोच रहा था कि मेरे पास जितने भी पैसे आते जाए मैं उसको 74 या गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे लगाता जाऊँ, जिससे मुझे 7% का इंटरेस्ट मिलता है, 7.2%। तो मतलब ये सही है कि मतलब कि अदर इंस्ट्रूमेंट सही है, मतलब ये कहने का? नहीं बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग ऐसे ही करते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स ले लेते हैं दूर के, तो जब इंटरेस्ट रेट कभी घटता है, मान लीजिए अगले महीने इंटरेस्ट रेट कट हुए, तो ऑब्वियसली उनका रेट भी कम हो जाएगा। सर लिक्विड बीज बेटर नहीं एफडी से? हाँ लिक्विड बीज बेटर नहीं एफडी से? क्या चीज? लिक्विड बीज नहीं, लिक्विड बीज में थोड़ा सा तो आपको कम इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन एफडीज में कई सारे प्लेटफॉर्म्स एफडी के अगेंस्ट आपको मार्जिन नहीं देते हैं, है ना। तो जैसे मैं आईसीआईसीआई डायरेक्ट में अगर आप जाओगे तो केवल ईटीएफ के अगेंस्ट मार्जिन मिलेगा आपको, मैं म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट मार्जिन नहीं ले सकता, एफडी के अगेंस्ट मार्जिन नहीं ले सकता, तो हर प्लेटफॉर्म के अपने लिमिटेशन हैं। तो मेरे को ईटीएफ ही प्रेफर करता हूँ मैं, क्योंकि उसके अगेंस्ट मार्जिन मिल जाता है, लिक्विड बीज के अगेंस्ट मिल जाता है, लेकिन एफडी के अगेंस्ट मार्जिन नहीं मिलता। तो एज अ ट्रेडर मेरे को तो वही इंस्ट्रूमेंट खरीदना है जिसके अगेंस्ट मेरे को मार्जिन मिले। चलो गाइस, आई होप के लोगों के कुछ क्वेश्चंस के ये छोटे-छोटे डाउट्स हैं ना, लोगों को बड़े परेशान करते हैं, तो इसीलिए मैंने कॉल रखी थी कि अतुल जी एक रिक्वेस्ट करूं मैं आपसे। हाँ आप जरा ये आईसीआईसीआई डायरेक्ट वालों को जरा पुश करो, मैं भी कर रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड को अलाउ करें प्लेजिंग के लिए। कुछ नहीं मानते, मैं तो कल जय ठक्कर से मैंने बोला था ये बात, करो यार तुम कल। मैं भी रोज उनसे बोल रहा हूँ सीनियर लेवल पे कि भाई ये तो गलत है आपका, करो जरा, 2-4 लोग पुश करेंगे तो शायद कुछ हो। अरे वो बड़े ढीठ हैं यार, कुछ नहीं करते। मालूम है वो बड़े ढीठ तो हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है ना, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ी ब्यूरोक्रेसी ज्यादा होती है, वो तो है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट का मैनेजमेंट था तो सौरभ सुल्तानिया, विजय ठक्कर, और बहुत अच्छे से मेरे को 1-on-1 टाइम मिला उनके साथ। हाँ मतलब बढ़िया बात हुई जय ठक्कर से टॉक, मतलब आई कांट बिलीव मैंने उसे ऑलमोस्ट 10 मिनट के करीब बात कर ली होगी। और वो हाँ करते हैं, पर कहते हैं इस आईडी पे मेल भेजो, उस आईडी पे मेल भेजो, कोई कुछ नहीं देखेगा। मेरे को तो 1-2 और बड़े स्पेसिफिक इश्यूज भी थे उनके साथ, पर
सुनने वाले नहीं है वो, पर जो भी है खैर इंसान रिक्वेस्ट तो कर ही सकता है। हाँ पुश करेंगे तो होगा। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ सीनियर लेवल पे काफी उनके कि कराओ भाई। अचानक से एक दिन उन्होंने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के अगेंस्ट प्लेज करना शुरू कर दिया, क्योंकि पहले तो वो भी अलाउड नहीं था उसमें, तो अचानक से मेरी थोड़ी लिमिट खुल गई, क्योंकि उसमें मेरा थोड़ा इन्वेस्टमेंट है। पर वो मैंने कोशिश करी, वो उसकी लिमिट एग्जॉस्ट हो चुकी है उनकी। ये एक दूसरी बड़ी प्रॉब्लम आती है कि लिमिट एग्जॉस्ट हो जाती है। ओह आई डिडंट नो दैट। मैं तो क्योंकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की लिमिट एग्जॉस्ट हो चुकी है आईसीआईसीआई की। ओह, क्योंकि मेरे तो शुरू से प्लेज नहीं है, मतलब कि बीच में कर लिए तो ठीक है, टाइम से हो गए तो ठीक है, नहीं तो अभी तो लिमिट एग्जॉस्ट हो चुकी। मैंने खरीदे थे कुछ दिन पहले, लेकिन फिर मैं प्लेज करने गया, प्लेज नहीं हुए, मैंने पूछा तो बोले लिमिट एग्जॉस्ट हो चुकी। ओह आई डिडंट नो कि ये कुछ फंड है। कोई अपना आपका अपना उसमें मैनेजर वगैरह हो तो उसको बोलो भैया जब लिमिट क्रिएट हो तो मेरे को पहले बताओ। हाँ वो मैंने बोल के रखा हुआ है, पर अब वो यही है कि उसको फॉलो करो, ये करो, थोड़ा है इशू। चलिए ठीक है गाइस, आई होप कि आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर मिले होंगे। तो ऐसे ही कभी कभी कॉल कर लिया करूंगा मैं, तो जो भी छोटे छोटे क्वेश्चंस भी है ना उनके आंसर्स मिल जाएंगे तो आपकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी। फाइनली तो ऑप्शन से पैसे बनाना काम सबका होना चाहिए। ठीक है एवरीबॉडी, तो आई होप थैंक यू सर। वीक। बाय एवरीवन। Thanks everyone. Bye bye. Thank you. थैंक यू सर।